الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह। मैं तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ, ख़ास करके अपने मिनिस्टर साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब को, पार्लियामेंटियन को और जो हमारे मुख्तलिफ महकमे से सेक्रेटरी साहब और बाकी आए हैं, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारा पिछली दफ़ा भी जो मीटिंग यही एजेंडा था कि हमने अपनी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो चीज़ें नई लेकर आ रहे हैं, सीएम साहब का विजन है, उसको कामयाब करने में के लिए हमें एक पॉइंट पे, एक पेज पे आना चाहिए और उसको पॉजिटिव सोच के साथ चलना चाहिए। तो मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मेरा नाम पीर अशरफ रसूल है। और मैं बाकी साथियों से भी कहूँगा कि जो नए आए हैं वो अपना तारफ़ करा दें। तारफ़ शुरू करा दें, तारफ़ करो अपना। मैं कैसा कि सब अपना साथी तारफ़ करें, खुश आमदीद कहता है डिप्टी स्पीकर साहब ने भी। तो ज़िशान रफ़ीक, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ज़हीर इकबाल चैनर्जी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली। जी महवे सुल्तान, मेंबर पंजाब असेंबली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चकवाल। अहमद लगारी जी, MPA PP 291 DG खान। सरदार शेर अफगन गुरचानी, मेंबर पंजाब असेंबली PP 292 राजनपुर 1। ओन हमीद डोगर, PP 271 MPA। जी सर, अस्लम नदीम, मैं सर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के टीम मेंबर हूं सर, आउटसोर्सिंग को देख रहे हैं। सर शकील अहमद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। नईम अख्तर, CEO बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से। इमरान अशरफ, CFO बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट। सर निसार अहमद, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नईमुल हक, रिपोर्टर पंजाब से। मुख्तार जोया, डायरेक्टर रिपोर्टिंग पंजाब असेंबली। अमान वाइन, डिप्टी सेक्रेटरी कमेटीज़। सीमा सर, असिस्टेंट सेक्रेटरी कमेटी। शेख इम्तियाज़ महमूद जी, PP 155। नवीद अशरफ MPA जी, PP 50। आमिर लियाकत चट्ठा, एडिशनल सेक्रेटरी कमेटीज़। जी एजेंडा शुरू कर दें, कहाँ से शुरू करना है? सर मेरे ख्याल वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, क्योंकि बहावलपुर से पहले शुरू। हम ये कहते हैं डिप्टी स्पीकर साहब भी हैं, ग्रैंड साहब भी हैं, इनकी शिकायत थी। हाँ, मैनेजमेंट पे कर लेते शुरू, पहले बहावलपुर को शुरू करना है जी। बहावलपुर को कर ले ज़रा। नईम साहब आप प्रेजेंटेशन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CEO साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये बहावलपुर का आपको अपडेट स्टेटस दे देते हैं। सर बहावलपुर डिवीज़न की 15 तहसीलें और उनमें से बहावलपुर शहर को छोड़ के बाकी 14 तहसीलों की सर आउटसोर्सिंग की है। उसका कंप्लीट प्रोसेस जो है सर वो आपके सामने पेश करते हैं कि उन 14 तहसीलों में। साहब सॉरी, आपके हार्ड कापीज़ हैं आपके पास? जी दे दें, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर। हार्ड कॉपीज सर इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि बहावलपुर की, जैसे मैंने कहा कि 15 तहसीलों में से 14 तहसीलें आउटसोर्स की हैं और उसका जो मॉडल था वो ये कि कंप्लीट तहसील का एक यूनिट बनाया गया था सर। उसके तमाम देहाती और तमाम शहरी इलाके वो एक यूनिट कंसीडर हुए सर।
सारा मॉडल सर जो था वो रेंटल मशीनरी की बेसिस के ऊपर है। जितने भी वसाइल थे एमसीज़ के पास, वो सब के सब कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाने थे, और पूरी तहसील में सर वेस्ट को एक जगह के ऊपर डेजिग्नेटेड डंप साइट के ऊपर डंप करना था। इसकी कंप्लीट डिजिटल मॉनिटरिंग होनी थी, और डंप साइट की मैनेजमेंट है, और पेमेंट जो है वो KPIs के अगेंस्ट और वे ब्रिज के डाटे के अगेंस्ट होनी है सर इसकी। नेक्स्ट कीजिए सर। इसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया था वो अर्बन इलाकों में सर 200 घरों पे एक सैनिटरी वर्कर, और देहाती इलाकों में 250 घरों पे एक सैनिटरी वर्कर सर इसमें सर्विसेज की जो फ्रीक्वेंसी थी वो स्वीपिंग कमर्शियल एरिया में, देहाती और शहरी इलाकों में डेली की बेस पे है, रेजिडेंशियल एरिया में शहरों में अल्टरनेट डे पे, जबकि देहातों में सर ट्वाइस अ वीक है। और इसमें डोर टू डोर कलेक्शन शहरों में डेली बेस पे और देहातों में अल्टरनेट डे पे है सर डीसिल्टिंग भी इसी का पार्ट था, उसको इग्नोर नहीं किया गया, और वो शहरों में अल्टरनेट डे पे और देहातों में सर ट्वाइस अ वीक डीसिल्टिंग भी इसमें रखी गई है सर। नेक्स्ट कीजिए सर। इसकी प्री क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसके लिए एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्राइटेरिया बनाया गया था, जिसके 100 मार्क्स थे, 70 मार्क्स जो थे वो लेने वाली कंपनी क्वालिफाई होती थी। हमने मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए हैं बहावलपुर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स एंगेज करने में सर। हमारी तीसरी चौथी अटैम्प्ट में जाके पूरी बहावलपुर डिवीज़न आउटसोर्स हुई है। उसकी सर डिटेल बताते हैं। ये मैंडेटरी क्राइटेरिया में इनकी तमाम रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन, एक्टिव टैक्स पेयर होना और PRA से रजिस्ट्रेशन, कहीं से ब्लैक लिस्ट ना होना, ये सब के सब इसके मैंडेटरी क्राइटेरिया थे। नेक्स्ट। और इनके सब फिर फाइनेंशियल उसकी स्ट्रेंथ को एनालिसिस करने के लिए जो उसके करंट रेशियो है, नेटवर्थ है, एनुअल टर्नओवर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इनके सर हर एक चीज़ के अलग अलग मार्क्स थे। इन चीज़ों को जिसने क्वालिफाई किया है सिर्फ वो लोग इसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकें सर। नेक्स्ट। ये सर कोई प्रोजेक्ट्स जो थे, किसी ने अगर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उसको हमने सिमिलर कंसिडर किया है कि उन्होंने कोई बड़ा मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो उसके भी मार्क्स इसमें दिए गए थे। किसी के पास अगर इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसके भी मार्क्स अवेलेबल थे। उसमें सर मेगा प्रोजेक्ट से क्या मुराद है कि क्या कौन से किए हुए हैं? सर एक्चुअली सॉलिड वेस्ट सेक्टर पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम पे इतने मेगा स्केल पे प्राइवेटाइज होने गया है सर। तो इसमें इस सेक्टर के रेलेवेंट तो शायद 1 या 2 कंपनियाँ थी। फिर ये देखा गया कि किसी भी अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन का भी, सिविल वर्क का भी, या कोई भी सर्विसेज का कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जिसकी कोई 30 करोड़ 50 करोड़ की वर्थ है, उससे ज़्यादा का किया है तो सर उसको वेटेज दिया गया है सर इसमें। नेक्स्ट कर सर। इसकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो हमने की सर उसमें हमें बहावलपुर में हमारे पास 13 कंपनियों ने अप्लाई किया, जिसमें JVs भी थी और इंडिविजुअल कंपनियां भी थीं। और उन 13 में से नेक्स्ट कर लीजिए, उसमें से 7 कंपनियां क्वालिफाई हुई, 6 कंपनियां सर वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की वजह से वो रिजेक्ट हो गई सर। नेक्स्ट। इनकी फ़र्स्ट बिड जो थी सर वो बहुत हाई आई। सिर्फ 2 तहसीलों की बिड आई सर 14 तहसीलों में से, और उसमें से 37% बहावलपुर सदर की थी, 52% हिमिया खान की थी। ये दोनों बिड्स जो थी ये बहुत हाई होने की वजह से दोनों रिजेक्ट हो गई सर। नेक्स्ट कर लीजिए सर। सेकंड हमने दोबारा प्री क्वालिफिकेशन की सर। दोबारा प्री क्वालिफिकेशन में हमारे पास सर, नेक्स्ट कीजिए सर, 21 कंपनियों ने अप्लाई किया और 21 में से 16 फर्में सर हमारे पास क्वालिफाई हुई सर। नेक्स्ट। इन 16 फर्मों ने सर बिड दी, तो वो बिड जो थी सेकंड टाइम पे सर 11 तहसीलों में सर क्वालिफाई हो गई सर। इन 11 तहसीलों में सर जो बिड्स के रेट आए वो मैक्सिमम सर बहावलपुर सदर में 4.33% जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे अबव गया, जबकि सर जो लोएस्ट थी वो खैरपुर टामे वाली में -2.05 जो बिड कॉस्ट थी उससे लोएस्ट गया सर। ये सर मैक्सिमम और मिनिमम की सर रेंज है जिस ऊपर हमारी बिड्स आई 11 तहसीलों की सर इनकी। नेक्स्ट सर। मैक्सिमम सर जो हमारी बिड प्राइस थी उससे 4.3% अबव गई सर। नेक्स्ट सर। जो थर्ड अटैम्प्ट हमने की सर, दोबारा हमने इन्हीं फर्मों से एक दफ़ा और अटैम्प्ट की, लेकिन उसमें हमारी जो बाकी 3 तहसीलें रह गई थी उनके ऊपर कोई भी फर्म नहीं आई। फिर हमने दोबारा प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हमने दोबारा रिवाइज़ किया, दोबारा नई कंपनियों को चांस दिया कि वो प्री क्वालिफाई हों और दोबारा पार्टिसिपेट करें। उसमें सर हमारे पास 23 फर्म्स ने अप्लाई किया। नेक्स्ट कीजिए सर। उन पीछे 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 एक पीछे हुआ सर 25 ने सर अप्लाई किया था और उसमें से 23 फर्म्स जो हैं वो क्वालिफाई हुई लास्ट टाइम पे सर। और उन 23 फर्म्स के दरमियान कंपटीशन हो के हमारी आखिरी 3 तहसीलें जो थी बहावलपुर की, नेक्स्ट कर लीजिएगा सर। सर उसमें अहमदपुर ईस्ट, रहीमिया खान शहर और खानपुर तहसील सर, ये तीनों तहसीलें भी सर निकल गई। और अहमदपुर ईस्ट में -3.76 पे बिड आई सर,
रीमिया खान में -1.552 पे और खानपुर में सर -5.44 पे बिड आई सर। ये सर अभी लास्ट वीक हुआ है सर, इनका अभी ग्रीवेंस पीरियड चल रहा है और जैसे इनका ग्रीवेंस पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद सर इनको हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे, फिर ये मोबिलाइज होंगे। ये जो लास्ट जो हुई है ये ई टेंडिंग में हुई है सर, ये ई पैड पे हुई है सर उसी पे हुई है सर। ये वही है सर, रिजर्व प्राइस के अगेंस्ट हमारी बिड प्राइस वो पहले भी सर्च कर दिया हमने। नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट सर। ये एचआर की डिटेल है कि हमने इसमें कितने वसाइल जो हैं वो एमसी ने प्रोवाइड करने कॉन्ट्रैक्टर को और कितने वसाइल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर ने खुद एंगेज करने हैं सर। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में बहावलपुर शहर को छोड़ के तकरीबन 2000 बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने एंगेज करना है और 335 बंदे जो हैं वो एमसी से उनको मिलने हैं सर। इन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में बहावलपुर सिटी को छोड़ के सर ये एमसी से मिलने हैं सर। जी से मिलने हैं। जब हमने इस पे सामा एग्रीमेंट्स किए थे तो सामा एग्रीमेंट्स में क्योंकि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के पास स्टाफ है सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड जो था वो उनके हैंड ओवर होना था और उसको ओवर एंड अबव जो रिक्वायरमेंट थी उस मॉडल के मुताबिक वो स्टाफ उन्होंने खुद हायर करना था। तो उस सेंस में ये बात कर रहे हैं। कभी आप तहसील लेवल पे चले जाते हैं, कभी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाते हैं। हमें सर ये अभी आपने 335 और 2000 सर मैं सर इसमें लेवल में हम आप बिल्कुल नए हैं और इग्नोरेंट हैं इस हिसाब से हमें डील करें। सर इसका यूनिट तहसील है सर, यूनिट तहसील है इसका यूनिट तहसील है। यहाँ अभी आपने मुझे कहा 335 और 2000 सर ये एक्चुअली सारी तहसीलों का अलग अलग डाटा भी दिया हुआ है सर इसमें। मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाली फिगर से मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। हर तहसील के अंदर एक एमसी होती है जिसे शहरी हल्का है। मैं आपको अपना क्वेश्चन करता हूँ और उसके अंदर एक रूरल एरिया है। ये है तहसील नॉर्मली मुश्तमिल इसमें। जो एमसी का स्टाफ है, एमसी के अंदर लोग हायर्ड हैं, लोगों को इस काम के लिए लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सैनिटरी वर्कर्स की जॉब्स मौजूद थी, ज़िला काउंसिलों के पास ये जॉब्स मौजूद नहीं है। तो एक्चुअली जो एमसी का स्टाफ है वो बताया जाता है कि ये क्योंकि एमसी भी शामिल है उस तहसील के अंदर, उसका स्टाफ उसके हैंड ओवर होगा। 335 लोग उसके हैंड ओवर होंगे, बाकी रिमेनिंग 2029 उन्होंने खुद करने हैं। तो ये बात उन्होंने बताई। और दूसरा भी आपने ज़रा क्विकली आप गो थ्रू हो गए। जब आप कह रहे बिड आई तो जाहिर है ये उन्होंने सफाई के लिए क्या गवर्नमेंट ने उनको पैसे देने हैं या कूड़ा उठाने के, क्या इसका भी हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें। वो मॉडल आपको एंड पे बता देते हैं ना पूरी मुकम्मल होने के बाद। इसमें ना मैं बस एक चीज़ है, ये देखें ना एंड में उन्होंने दिया हुआ है टोटल। आप अगर तहसीलें देखें ना तो बहावलपुर सदर का बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितने एंगेज करने हैं और एमसी से कितना आना है। इसी तरह यजमान का बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ने 398 एंगेज करने हैं और उसने जो एमसी से आने यजमान से वो 25 आने हैं। इसी तरह खैरपुर टामे वाली है, हासिलपुर है। तो ये सारी तहसीलें बहावलपुर की बताएंगी, एंड में इन्होंने टोटल करके बता दिया जी सर पूरे ज़िले का। और एमसी वाइज भी दिया होगा ना? नहीं वो एमसी वाइज उन्होंने जी। इसी तरह नीचे वाले में आपको मशीनरी नज़र आ रही है कि बहावलपुर सदर में जो उसने मशीनरी इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने लानी है वो 119 है। जो एमसी से 1-2 ट्रैक्टर ट्रॉली आनी है वो 3 है। इसी तरह यजमान के बताया कि 121 यूनिट्स लाने उसने। खैरपुर टामे वाली में 50 हैं, हासिलपुर में 84 हैं, अहमदपुर ईस्ट में 213 हैं और टोटल जो यूनिट्स कॉन्ट्रैक्टर ने अरेंज करने हैं वो 587 है और जो एमसी से आना है वो टोटल 33 है। तो इस तरह है जी सर। नेक्स्ट कर लीजिएगा सर। सर इसी तरीके से सर भावनगर में भावनगर जो तहसील है उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने 488 बंदे एंगेज करने हैं जबकि उसको एमसी से 197 बंदे मिलने हैं। चिश्तिया में कॉन्ट्रैक्टर ने 515 बंदे एंगेज करने हैं जबकि उसको एमसी से 68 बंदे मिलने हैं सर। मिंचनाबाद में 384 कॉन्ट्रैक्टर ने एंगेज करने हैं जबकि 22 बंदे उसको एमसी से मिलने हैं। फोटाबाद में सर 300 बंदे कॉन्ट्रैक्टर ने एंगेज करने हैं खुद मार्केट से और 33 बंदे उसको कमेटी से मिलने हैं। हवनाबाद में 362 बंदे कॉन्ट्रैक्टर ने एंगेज करने हैं मार्केट से और 106 बंदा उसको स्टाफ मिलना है उसको कमेटी से सर मशीनरी भी इसी तरीके से। भी सर सीओ साहब एक क्वेश्चन है जो कंफ्यूज हमेशा कहा जाता है कि हम ये सॉलिड मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे लिक्विड मैनेजमेंट। तो जब ये बात की जाती है कि तहसील से हम ये लोग दे रहे हैं, वहाँ पे कि जो लिक्विड तो उन्होंने उठाना है 2 फुट के अलावा, उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, उसको ज़रा क्लियर कर दें। सर इसके ऊपर स्टाफ आप दे रहे हैं ना, तो कई दफ़ा हुआ कि वो लीकर वाले भी उधर चले गए, अब वापस उनको बुलाया गया। मैं बताता हूँ आपको इसमें ना। बेसिकली हमारे पास जो सीवरमैन की पोस्टें थी
जो हर एमसी के अंदर, वो नहीं इसमें आए। ये लोग वो आए हैं जो कि सैनिटरी वर्कर्स थे। हाँ, एक्चुअली सिस्टम ये चलता रहा है ओवर द ईयर्स के सैनिटरी वर्कर से मल्टीपल काम लिए जाते रहे हैं, लेकिन वो जो सीवरमैन हैं या जो उनकी प्योरली लिक्विड वेस्ट रिलेटेड लोग थे उनके पास ही हैं। वो उनके पास मतलब अगर अच्छा हाँ, उसमें भी हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई कहीं पर कमी है तो हम इस पर काम कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह उनको फिर अलाउ करेंगे कि वो बंदे मज़ीद रख लेगा कहीं कमी है तो। नहीं, मैंने सुना है, बल्कि कोई आया कि जहाँ पे कमी है ना वहाँ आपने मतलब जितने लोगों की कमी है उसको डेली बेसिस पे ज़्यादा दे दिया ऑलरेडी, कि काम मतलब इक्वल कभी चलता रहे। सर ये चेयर की इजाज़त के साथ मिनिस्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो हायरिंग है इसका कोई क्राइटेरिया है, क्योंकि मैं जिस ज़िले से हूँ उधर मुझे पता है आपको ये 2000 बंदा मेरे ज़िले में नहीं मिलेगा। मतलब कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ स्पेसिफिक क्लास जो ये सफाई का काम करती है, तो वो फिर आप किधर से बंदे किधर से लेके आएंगे, कैसे आउटसोर्स होंगे? देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ सर, इसमें एक तो पहली बात यह है कि कोई कदगन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जी हमने इधर सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी को रिक्रूट करना है। और जहाँ पे नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्टर, ऑब्वियसली हमने उसको एक टारगेट दिया हुआ है, और जहाँ पे ये शॉर्टफॉल आएगी वो फिर आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि वहाँ पे वो अपने HR पूरी कर ले। लेकिन इसमें कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई कदम नहीं है कि आपने सिर्फ किसी कम्युनिटी को हायर करना है, किसी को भी हायर करना है। लगा सा मैं मेरा सेक्रेटरी साहब इसमें थोड़ा सा ये है कि लगा सा मैं बताता हूँ आपको, इसमें ऐड करते जाऊँ। देखिए आप इसको आगे चलेंगे ना, आपको बताएंगे कि हमने एक्चुअली एक टारगेट सेट किया हुआ है। जब उसका टाइम पीरियड पूरा होना है उसके बाद उसने जो रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज उसको एक परसेंटेज है उतने उसने लाजमी करने हैं। जैसे HR है 90% HR उसने लाजमी करनी है, अगर नहीं करेगा तो वो उसको उसका एक हमारा पेनल्टी सिस्टम है एक्टिवेट हो जाएगा, उसको पेनल्टी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर। तो ये आउटसोर्स करने का मकसद ये है कि जहाँ पे HR के इशूज़ है वो ऑब्वियसली जिन्होंने ये काम लिया है वो उनकी जिम्मेदारी को इसको पूरी करें। पेनल्टी सिस्टम को सर आप कैसे वो बताएंगे आपको, इन पे बताते हैं जी। वो इसको हम बकायदा डिजिटल मॉनिटरिंग है उसके ज़रिए हो रहा है वो। सर मेरे ख्याल से मेरी रिक्वेस्ट है मेंबर से कि परमिशन ऑफ द चेयर सर कि एक दफ़ा प्रेजेंटेशन आप मुकम्मल कर लें, हम अपने सवाल जो होंगे हम लिख लेते हैं, फिर हम एंड पे वो सवाल कर लेंगे, जो चीज़ रह जाएगी हम पता लग जाएगा। सर कंटिन्यू करूँ? जी करें आप जी प्लीज़ सर। ये इसी तरीके से सर रहीमिया ख़ान में हर तहसील का सर अलग अलग, रहीमिया ख़ान तहसील में 989 पर्सन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर ने एंगेज करने, 341 MC से मिलेंगे उसे। खानपुर तहसील में 533 बंदे उन्होंने नए एंगेज करने और 230 बंदे उन्होंने MC से लेने। सादिकाबाद में 766 बंदे नए एंगेज करने, 198 उसको MC से मिलेंगे। लियाकतपुर में 535 बंदे नए एंगेज करने और 136 पर्सन उसको MC से मिलेंगे। सर इसी तरीके से रहीमिया ख़ान डिस्ट्रिक्ट में 906 की तादाद है मशीनरी की, जो नई मशीनरी उसने कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे डिप्लॉय करनी है सर, और उसको 75 जो मशीन्स हैं या इक्विपमेंट हैं वो उसको MC से मिल रहे हैं सर। नेक्स्ट सर ये हमारी जो 14 तहसीलें हैं उसमें से हमारे जो एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं उसमें बहावलपुर सदर का एग्रीमेंट सर इस महीने की 4 तारीख को सर साइन हुआ है, और जो हासलपुर यजमान और खैरपुर टामे वाली इन 3 तहसीलों के एग्रीमेंट सबसे पहले साइन हुए थे 15 नवंबर को। इनमें से खैरपुर टामे वाली तहसील का सर इफ्तिताह भी हो चुका है सर लास्ट वीक, जो सर काज़म पीरज़ादा साहब ने वहाँ पे किया है सर। वहाँ पे सर 90% प्लस वसाइल जो कॉन्ट्रैक्टर के ज़ुम्मे लगाए गए थे वो उसने डिप्लॉय करके सर उसकी इनॉग्रेशन की है, और खैरपुर टामे वाली तहसील जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने टेक ओवर कर ली है सर। बाकी सर इसमें जो हासलपुर और यजमान है ये सर दोनों नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये भी कॉन्ट्रैक्टर टेक ओवर कर लेगा सर। बाकी सर जो बहावल नगर की है सर्वर एंड कंपनी, ये तकरीबन इस महीने के एंड तक ये, और रहीमिया ख़ान में हमारी SB इंजीनियरिंग कंपनी है ये भी इस महीने के आखिर तक 2 तहसीलें टेक ओवर करेगी सर। नेक्स्ट अगर आपकी इजाज़त हो तो मुल्तान भी कर लें अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर एंड पे आपसे ना वो चीज़ें, ताकि क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो जॉइंट ही होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो मुल्तान की भी डिटेल आपके सामने आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। नेक्स्ट
सर मुल्तान डिवीज़न की पॉपुलेशन सर 13 मिलियन है और एरिया 1423 स्क्वायर किलोमीटर है। 4 सर डिस्ट्रिक्ट इसमें मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी और लोधरा। नेक्स्ट सर ये पॉपुलेशन का है सर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का सर 3.9 मिलियन सर मुल्तान सिटी और सदर की। सर सिटी और सदर सिटी में सर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं 68 यूसीज़ में, और अभी सर हम 138 यूसीज़ में सर जा रहे हैं। शुजाबाद की सर 25 यूसीज़ में जा रहे हैं और जलालपुर पीरवाला सर ये 22 यूसीज़ में। तो मैं ज़रा हाउस को एक चीज़ बताता जाऊँ कि हमने तहसील वाइज किया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो हमारे बिग सिटीज़ हैं, जो कि वो सिटी सिर्फ़ और सिर्फ उस सिटी की हद तक तहसील थी, उसको हमने सिटी और सदर को कंबाइन किया। उसकी वजूहात ये थी कि हर जगह जहाँ पे भी हम करेंगे, ये तहसील में कर रहे हैं, वहाँ पे जो अर्बन एरिया वहाँ पे कुछ ना कुछ रिसोर्स मौजूद थे। लेकिन अगर हम सिर्फ सदर तहसीलों में जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे अर्बन एरिया में रिसोर्स मौजूद नहीं होते, उनके अर्बन एरिया है को नहीं। तो हमने वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए कि उनको भी उसके अर्बन एरिया के रिसोर्स मिल जाए, इसलिए हमने उसको कंबाइन किया था जी। सर नेक्स्ट सर ये हमारी खानेवाल डिस्ट्रिक्ट की सर पॉपुलेशन और यूसी सर 135 यूसीज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सर रूरल पॉपुलेशन सर ज़्यादा है खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट सर इसी तरह सर बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हम 117 यूसीज़ ऐड हो रही हैं और इसमें भी रूरल पॉपुलेशन का जो कंपोनेंट है सर वो ज़्यादा है। सर लोधरा भी सेम रूरल पॉपुलेशन सर हमारी ज़्यादा है और 80 यूसीज़ ये ऐड हो रही है सर। नेक्स्ट सर ये हमारा फर्स्ट फेज़ में सर मुल्तान सिटी और सदर ये हमारी आउटसोर्स हुई थी सर 21 नवंबर को, और इसमें सर इनका जो मोबिलाइजेशन पीरियड है वो सर 22 नवंबर से लेके 21 फेब तक का है। और जो हमने सर वन टाइम क्लीनिंग एक्टिविटी हमारी, जिसमें हमने जो लार्ज हीप्स आइडेंटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वो जो हमारी जितनी भी लोकल कम्युनिटी से भी सर हम मिनिस्टर साहब की सर डायरेक्शन के मुताबिक वो फीडबैक लेके तो वो सर हम पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। इसका सर आगे हमने अभी तक इसमें कितना सर वेस्ट लिफ्ट किया है सर वो भी आगे सर मैं उसका भी ग्राफ बनाया वो भी प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये सर हम 21 दिसंबर से सर हम वन टाइम क्लीनिंग एक्टिविटी मुल्तान सिटी और सदर में सर हमने स्टार्ट की हुई है, और इसमें सर हमारी जो रेगुलर सर्विसेज हैं इसी मोबिलाइजेशन पीरियड के अंदर हमने स्टार्ट करनी है, और वो हम 16 जनवरी से सर वो सर स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारी सर फुली फंक्शनल विद 100% रिसोर्सेज सर हम 22 फेब से स्टार्ट कर देंगे सर। जो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हमें थोड़ा सा ग्रेस पीरियड है, जिसमें कंट्रैक्टर ने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना है, वो 60% और 70% तक वो है। लेकिन 22 फेब के बाद हम 100% रिसोर्सेज और उसको पूरे KPIs के साथ उसकी जितनी भी मॉनिटरिंग है टनेज और पूरे KPI और वो डिजिटल सिस्टम के साथ वो हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह सर ये हमारी फ़ेज़ 1 की सर 6 तहसीलें थी, जिसमें सिटी, सदर और लोधरा। सर लोधरा का हम 14 जनवरी से ट्यूसडे से सर ये ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वन टाइम एक्टिविटी सर हमने स्टार्ट की हुई है और फुली सर हम इसको 12 फेब से स्टार्ट कर देंगे सर। सिटी सदर में सर हमारे पास वो MS लोधरा में सर हमारे पास डेवो एंटरप्राइजेज जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है। नेक्स्ट सर खानेवाल में ऐसे एंटरप्राइजेज सर सिटी सदर भी इसी के पास है और खानेवाल भी 3 तहसीलें हमारी इसके पास हैं ऐसे एंटरप्राइजेज के साथ। ये सर ऐसे एंटरप्राइजेज लीड पार्टनर है, इसमें सार्मिक है, A&W है और बाबर एंड उमर। ये सर JV है 4 कंपनीज़ का सर। सर यहाँ पे भी हम 16 जनवरी से रेगुलर सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। OTC सर हमारी जितनी भी 6 फर्स्ट फेज़ वाली तहसीलें थी सर वहाँ पे स्टार्ट है, और यहाँ पे हम 16 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे और 22 फेब से यहाँ पे सर हमारी रेगुलर सर्विसेज सर स्टार्ट हो जाएंगी सर। ये सर जो पिक्टोरियल ये सर हमारी जो OTC की इनॉग्रेशन जो थी वो हमने पार्लियामेंटेरियंस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ये सर वो हमने करवाई थी। इसी तरह सर बुरे वाला जो ये यहाँ पे भी हमने 14 जनवरी से सर सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे और रेगुलर सर्विसेज सर 12 फेब से हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। मेल्सी का भी सर सेम है, बुरे वाला मेल्सी 14 जनवरी से सर। सर ये हमारी अभी तक की जो टनेज जो हमने लिफ्ट की है OTC में सर 25% सर हम टारगेट अचीव कर चुके हैं सर।
1,34,000 तक सर हमने ये लिफ्ट करनी है और हम 33,000 सर लिफ्ट कर चुके हैं। ये सर इसका ब्रेकअप है सर। नेक्स्ट ये सर हमारी OTC का सर पिक्टोरियल सर ग्राफ है जिसमें 27% टारगेट हम सर अचीव कर चुके हैं सर। नेक्स्ट ये सर हमारी सेकंड फेज़ की जो तहसीलें थी, 8 तहसीलें हमारी थी जो सेकंड फेज़ में जो आउटसोर्स हुई हैं सर, उसमें सर विहाड़ी E1 कंसोर्शियम सर पेस बरका के पास सर गया है, और जलालपुर पीर वाला ये सर साइरस के पास गया है, शुजाबाद डेवो के पास है सर, कबीर वाला वेस्ट टैक्स सर्विसेज है, जहानिया सर ये भी पेस बरका इनके पास सर, और मियाँ चन्नू शेख इकबाल अख्तर एंड को और दुनिया पर और करोड़ पका, ये तीन तहसील हमारी सर ये शेख इकबाल अख्तर के पास गई है सर। सर ये इनकी जो सेकंड फेज़ वाली इनकी टाइम लाइन्स हैं सर, 9 दिसंबर को सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अवार्ड 1 जनवरी से सर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और बाकी सर इनका 3 मंथ्स का सर जो मोबिलाइजेशन पीरियड है, तो सर रेगुलर सर्विसेज इनकी 18 फेब से सर ये स्टार्ट हो जाए, 2 अप्रैल से सर स्टार्ट हो जाएगी। सर ये हमारा मॉडल है जिसकी बेस पे हमने एरिया प्रोफाइलिंग और जिस डिफरेंट सर वेरिएबल्स हैं, फिर सिचुएशन एनालिसिस और उसकी वेस्ट की टेम्प्रेरी और प्राइमरी कलेक्शन, और एंड पे सर वो डंपिंग साइड पे। नेक्स्ट कर जी सर। ये पहले बताया गया था ना, वही मॉडल है जिसमें वेस्ट जनरेट हो रही है, उसको फिर सारा प्रोसेस सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट सर ये हम जो HR सर हमारा एडिशनल ऐड हो रहा है सर, ये जो ग्रीन है इसमें जो हमारे पास सर एग्जिस्टिंग है HR सर, जो हमारी MCs और DCs के पास, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और म्यूनसिपल कमेटीज़ के पास सर जो रिसोर्स ऑलरेडी सर मौजूद है, या इवन हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास भी, तो वो सर ग्रीन वाला है सर पोर्शन। जो हमारा ये पर्पल सर ये कलर है, ये हम एडिशनल सर ऐड कर रहे हैं, तो ये टोटल सर हम 12,087 सर HR इस मुल्तान डिवीज़न में सर इन कमिंग फ्यू वीक्स सर ये ऐड होने जा रही है सर। इसमें सर जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो सर 21% है, और 12,000 सर न्यू सर ऐड हो रहा है सर। नेक्स्ट ये सर इनका ब्रेकअप है। नेक्स्ट इसी तरह सर ये मशीनरी का सर ये ब्रेकअप है सर। मुल्तान में चूँकि सर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास भी मशीनरी है, इसलिए वो पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। बाकी सर खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी में यहाँ पे सर ये इतनी मशीनरी सर 2212 सर न्यू डिफरेंट आइटम्स जो है वो सर ऐड होने जा रही है सर। नेक्स्ट ये इसका ब्रेकअप है सर। नेक्स्ट करते हैं ये सर वो कंट्रैक्टर की तरफ से हमें जो न्यू मशीनरी सर हमें रिसीव होना शुरू होगी सर, ये डिफरेंट इजरा के अंदर। नेक्स्ट करते हैं सर ये ब्रांडिंग वगैरह हमने, ये सर जो HR उसने हायर की है सर उसका सर। नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू सर। मैं एक चीज़ बस ऐड करता जाऊँ। अभी तक हमने, क्योंकि आपने वैसे 2 डिवीजन से पूछा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर अभी तक हमने तकरीबन टोटल जो नई HR हायर कर चुके हुए हैं 28,271 लोग हायर कर चुके हुए हैं हम लोग। तकरीबन 2,809 नई मशीनरी ऐड हो चुकी है, टोटल 17,000 होनी है। और जो ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है ये लोकल मेड है मोस्टली, उनकी भी कैपेसिटी है। तकरीबन 36 बिलियन के ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हुए हैं, जिसके बकायदा उन्होंने हमें एविडेंसेस दिए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिए हैं कि ये ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं 36 बिलियन के अभी तक पंजाब के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है। अभी तक जो हमने जहाँ OTC वन टाइम क्लीनिंग जो हमने की है, क्योंकि रेगुलर ऑपरेशन बहुत थोड़ी जगह पे शुरू हुआ है, अभी OTC पे काम चल रहा है, वो भी बहुत सी जगह पर अभी नहीं हुआ। अभी तक 3,14,903 टन ऑफ वेस्ट जो है ना वो उठाई जा चुकी हुई है OTC में। तो ये मैं कुछ फिगर आपसे शेयर करना चाह रहा था सर। इसमें मैं बस ये एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो सारा सिस्टम है, क्योंकि ये बड़ा एक फैला हुआ सारा निज़ाम है पूरे पंजाब के अंदर। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 135 तहसीलें जैसे बताया उस हमारी आउटसोर्स हो चुकी हैं, इनमें से 119 ने हम अवार्ड कर चुके हैं, और बाकी 16 का जो प्रोसेस है वो जैसे इसमें भी अभी बताया कि ऑर्डर प्रोसेस है वो अगले कुछ अर्से में हो जाएंगे। अब इसमें
एक बहुत सारी HR आनी HR तकरीबन हमें 1 लाख के करीब अल्टीमेटली HR इसके अंदर आएगी, जिसमें स्वीपर्स भी होंगे, ड्राइवर्स भी होंगे और कॉन्ट्रैक्टर ने जो सुपरवाइजरी स्टाफ रखना है अपने वो होंगे। इसके अलावा जैसे अभी मिस्टर साहब ने बताया टोटल मुख्तलिफ़ किस्म की 28,000 मशीनरी ऐड होनी है। अब इस सारे को मैनेज करने के लिए, इसको विजिबल करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें HR मैनेजमेंट का सिस्टम है और फ्लीट मैनेजमेंट का सिस्टम है। ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने PITB के साथ मिलकर बनाया और जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमने सिस्टम से ली है कि सिस्टम में वो ऐड करते हैं कि कितने जो HR वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय करता है वो सिस्टम के अंदर ऐड करता है, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका ID कार्ड नंबर, उसका एड्रेस और वो क्या डेजिग्नेशन है, वो सेंट्री वर्कर है, वो सुपरवाइज़र है, वो कोई ऊपर मैनेजर है, वो ऐड करता है। उसके अलावा अगर वो मशीनरी कोई ऐड करता है तो वो लिखता है कि जी मैंने इतने कंटेनर ऐड कर दिए हैं और जहाँ पे वो कंटेनर रखेगा उसकी जियो टैग पोजीशन वो ऐड करेगा कि ये इस पॉइंट पे है। अगर वो कोई गाड़ी ऐड करता है, जैसे कोई डंपर ऐड करता है या लोडर रिक्शा ऐड करता है, तो वो उसका बताएगा कि जी मैंने इतने ऐड कर दिए। तो ये उसने हर तहसील में जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है उसने हर तहसील वाइज अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड करनी है और उसके बाद वो फिर उसको उस पर पेमेंट होनी है। पेमेंट का तरीक़ाकार ये है कि उसके मुख्तलिफ KPIs हैं। कुछ KPIs हैं टनेज बेस्ड कि आपने अपनी डंप साइट पे कितने टन कूड़ा लेके आएंगे और डंप साइट के ऊपर एक वे ब्रिज लगना है जिस पे उसका वेट होना है और किसी भी वक्त वो जो कंपनी है वो उसको कह सकती है कि तुम किसी इंडिपेंडेंट कहीं और भी से तुम वेट करवा के लाओगे अपनी मशीनरी का, ताकि हम दे सकें कि उसने अपने वे ब्रिज को वो उसको टिंकर ना करे। तो जो टनेज आएगी डंप साइट पे उसके हिसाब से पेमेंट है। फिर उसने स्वीपिंग करनी है स्ट्रीट्स की, उसका क्राइटेरिया है। फिर उसने डिसिल्टिंग करनी है ड्रेन्स की, वो एक मैयर है पेमेंट का। फिर उसने कितनी HR रखनी है। अगर उसने लेट्स सपोज हमारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिक्वायरमेंट है उसने 5,000 बंदा रखना है या 1,000 बंदा रखना है, तो अगर 1,000 बंदा रखेगा तो फिर उसको 1,000 की पेमेंट होगी। अगर वो सिस्टम के अंदर 1,000 बंदा नहीं डालेगा, वो 800 बंदा रखा है तो उसको पेमेंट 800 के अगेंस्ट ही होगी। और वो भी हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ, क्योंकि ऑपरेशंस तो हमने आउटसोर्स कर दी है लेकिन जो मॉनिटरिंग है या जो रेगुलेशन है वो तो आउटसोर्स नहीं हुई। मॉनिटरिंग जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका काम अब सिर्फ मॉनिटरिंग है। उनको बता दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी मशीनरी लानी है, कितनी HR लानी है, इसने फ्रीक्वेंसी क्या है लिफ्टिंग की, डेली है, ऑल्टरनेट डेज पे है, वीकली है, ट्वाइस अ वीक है, उस हिसाब से वो इसको मॉनिटर करेंगे और इसको पेमेंट होगी। अभी जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि अभी सरकार ने एक पैसा नहीं खर्च किया लेकिन आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री को 36 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स दे चुके हैं मशीन इक्विपमेंट के हवाले से और ये अभी हाफ दी अमाउंट है। हमारा ख्याल है कि ये तकरीबन 70-80 बिलियन तक जाएगा, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स अब नए ऑर्डर्स नहीं ले रहे क्योंकि उनके पास ये 36 अरब के कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए भी उन्हें टाइम चाहिए। तो ये तो इस वक्त वो ऑर्डर्स हमने आपको बताए हैं जो अभी तक उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जा चुके हैं। जैसे जैसे तहसीलें और ऑपरेट होंगी तो वैसे वैसे ये ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। तो ये थोड़ी सी मेरी थी कि हम आपको इस पर ज़रा डिटेल दे दूँ। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, ये भी मैं ज़रा ऐड कर लूँ। जो सेठ साहब ने बात तफसील बताई है, मेरा जो क्योंकि ये कंसर्न अक्सर होता है लोगों का जी पेमेंट मैकेनिज़्म क्या होगा, और वो सेठ साहब ने बताया, मैं इसको मैं मज़ीद एलाबोरेट करना चाहूँगा। इसकी हमने डिजिटल मॉनिटरिंग जो है ना उस बेस उसको भी रखा है। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो बेसमेंट कंपनीज है वो भी कर रही होंगी, लेकिन जो डिजिटल मॉनिटरिंग है ना उसको बेस इसका रखा है। वो आपको तफसील, आपके पास तफसील है सर? हाँ, वो दिखाइएगा भी। उसमें देखें 3 स्टेप्स हैं और मुमकिन है कोई बंदा कहेगा यार ये पता नहीं काम इस तरह हो रहा कि नहीं हो रहा। पहली तो ये है कि सबसे पहले HR है, पहला स्टेप है HR की बाकायदा डेली बेसिस के ऊपर एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि जब उन्होंने अपनी जॉब का टाइम शुरू करना है, जॉब ख़त्म करना है, उनका थ्रू फेशियल रिकग्निशन और उस लोकेशन के साथ उनकी हाज़िरी होनी है और वो मोबाइल ऐप के ज़रिए होनी है। वो अपने मोबाइल से करे, वो उनका सुपरवाइज़र करवाए, वो लाजमी है। उसके ज़रिए अटेंडेंस लगेगी। उसके बाद वहाँ से ऑब्वियसली उन्होंने कूड़ा उठाना है। कूड़ा उठने के बाद वो कूड़ा जो है ना वो जाना है वेस्ट एंड क्लोजर्स तक
और फिर TCPs तक, वो ट्रिप सिस्टम रखे हैं। ट्रिप सिस्टम रखा है ट्रांसपोर्ट्स का। अब जो लेट्स से लोडर रिक्शाज हैं, लोडर रिक्शाज को कहा गया है कि उन्होंने दिन के अंदर, क्योंकि ये वेस्ट कैलकुलेट हमने की है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक के पर पर्सन कितनी वेस्ट जनरेट होती है, उसको सामने रख के हमने टारगेट बना दिया है। शहरों के अंदर 0.44 kg है, 0.45 सर, 0.45 kg है शहरों के अंदर, जो शहरी वेस्ट है हमारी, जो हमने कैलकुलेशन सारी की है पर डे पर पर्सन, आबादी के लिहाज से हमने निकाली है। फिर उसके बाद जो देहात है वहाँ पे 0.33 है, शायद 33 जी सर, हाँ, क्योंकि ये हमने जो अच्छा पर डे पर पर्सन आबादी के लिहाज से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने की है। अब वो टारगेट तो सेट हो गया कि इस तहसील में 100 टन फॉर एग्जांपल इन्होंने उठाना है। तो उसके बाद जो मैंने अगला स्टेप बता रहा था कि वो ये होगा कि उसको एक दफ़ा ट्रिप करेगा वो वेस्ट को लेके TCP तक, तो वो 700 या 750 किलो है जो उससे एक दफ़ा लेके जाना है। ट्रैकर सिस्टम होगा, ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए उसको ट्रैक किया जाएगा, लाइव मॉनिटरिंग उसकी हो रही होगी कि जनाब इनका लोडर रिक्शा, एक लोडर रिक्शा फॉर एग्जांपल, वो उससे 3 ट्रिप लगाए हैं वेस्ट को यहाँ से लेकर वहाँ तक लेके जाने के लिए। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। इसके ऊपर भी एक पेमेंट का सिस्टम रखा हुआ हमने साथ में। फिर उसके बाद वही वेस्ट डेली बेसिस के ऊपर वो जानी है आपके डंपिंग साइट के ऊपर। वहाँ पे वे ब्रिज लगा है, वे ब्रिज के ऊपर लाइव कैमरास भी होंगे, वो जो उनका वे मशीन है सारी, वो भी हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होगी, तो हम उसको लाइव भी देख रहे होंगे। तो यानी कि वो उतना वेस्ट अगर वहाँ पे जा रहा है तो फिर एक सिस्टम वहाँ पर रखा है, यानी कि सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, तो फिर जाके उनको ये सिस्टम कंप्लीट होता है। पेमेंट भी तब होगी जब, हाँ एग्जैक्टली। और पेमेंट का सिस्टम ये है कि हमने वो भी आफ्टर मंथ मुकम्मल होने के बाद, जब सारे मेजर्स पूरे होंगे फिर होगा। फिर आपको थोड़ा सा पेनल्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी बता देते हैं। ऑब्वियसली ये तो है कि जितनी % उन्होंने रिसोर्सेज लगाए हैं पेमेंट उतनी लेनी है, लेकिन एक रखा है हमने कि अगर उतने % जो % हमने रखी है, इतने % रिसोर्सेज हर कैटेगरी के पूरे नहीं करता तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उससे नीचे आता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, उससे ऊपर जाता है तो भाई जितने % करेगा उतने ही पैसे उसको मिलेंगे, उससे ज़्यादा पैसे उसको नहीं मिल सकते। तो ये एक्चुअली सिस्टम है। नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी पड़ेगी जी, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये थोड़ा सा ज़रा साथ अगर आपके पास वो अगर मैं वैसे मैंने समझा दिया यही है, अगर आप इसको हमें समझ आ गई जी ठीक। विद योर परमिशन सर, एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सर, ये पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पंजाब जैसे सूबे के लिए ये रिलेटिवली एक बड़ा नया मॉडल है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी इसमें, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट के बहुत रिसोर्सेज भी हम दे रहे हैं। इससे जॉब क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफ किया। मेरे 2 कंसर्न्स हैं यहाँ पर। एक तो लगारी साहब ने बताया कि जो HR है वो इतनी ज़्यादा हमारे फार फैच एरियाज़ हैं, जिस तरह लिया हो गया, जिस तरह तहसील सादकाबाद है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर उनको चाहिए 2000 बंदा या 1000 बंदा, वो उनको HR के इश्यूज आएंगे। अभी जो मिनिस्टर साहब ने तमाम ज़िलों के दौरे, डिवीजन हेडक्वार्टर के दौरे किए हैं, मैं भी मौजूद था मुल्तान के अंदर। टीथिंग प्रॉब्लम्स जो फेस हुई हैं इस सुथरा पंजाब को, वो तो अब मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गई होंगी। इनको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी सारे CEOs को भी, सेक्रेटरी साहब को भी, कि क्या टीथिंग प्रॉब्लम्स थी। वो नया प्रोजेक्ट है, एक नया इनिशिएटिव है। बट माई सोल कंसर्न, पहले भी मेरा यही कंसर्न था, आज भी मेरा ये कंसर्न है कि फॉर एग्जांपल मुल्तान में डंपिंग साइट्स 2 हैं जिधर हमने डिस्पोजल को डंप करना है। अब जो डंपिंग का मैकेनिज्म है, हमने हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, गार्बेज कलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, गार्बेज जा रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, पर गार्बेज जहाँ पे डंप हो रही है उसको हम किस लेवल के ऊपर सेक्रेटरी साहब हम मॉनिटर कर रहे हैं? क्योंकि जब हम डंप करते हैं ना, मैं एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि एनवायरमेंटल इश्यूज ना क्रिएट हो जाएं, सब सॉइल वाटर जो है हमारा उस इलाके का वो कहीं ख़राब ना हो जाए। हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या तरीका है डंप करने का, और क्या हम जो डंप करने जा रहे हैं वो उन गाइडलाइंस, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, उसको मीट करता है? क्योंकि डंपिंग ऑफ द वेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर।
हम कलेक्शन भी कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, हमने बड़े रिसोर्सेज ले लिए हैं। जब हम फाइनली इसको डंप कर रहे हैं, अब तो हमारा आर्टिकल 9 के अंदर हमारा जो एनवायरनमेंट जो अभी बिल पास हुआ है 26 अमेंडमेंट, उसमें हमने एनवायरनमेंट को भी ऐड किया उसके अंदर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी क्लीन एनवायरमेंटल डिस्पोजल करें, ताकि हम उसको मेक श्योर करें कि हमारा सब सॉइल वाटर ख़राब ना हो। हम मेक श्योर करें कि जो उसके इर्द गिर्द कम्युनिटी जो बैठी है वो डिस्टर्ब ना हो, उसका एनवायरनमेंट ठीक रहे। उसके लिए काइंडली हमें बताएंगे कि फॉर अब 36 जिस तरह डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो तकरीबन 70-80 डंपिंग साइट बन जानी है पंजाब के अंदर। 150 प्लस 150 डंपिंग साइट टोटल बननी है, हर तहसील में कम से कम एक होगी। सर आपने जो बात की ये है सर इसके साथ इसी के साथ इन्हीं के सवाल के साथ ऐड कर रहा हूँ मैं, और ये जो मॉनिटरिंग है ये कर कौन रहा है? यूसी लेवल पे यूसी का सेक्रेटरी करेगा और ज़िला काउंसिल में सीओ, हु विल मॉनिटर दीज थिंग्स? सर मैं आपको पहले सर का जवाब देता हूँ। सर आपने बात की है, वो जो आप बात कर रहे हैं दैट इज़ आवर सेकंड फेज। सर पहला चैलेंज तो ये है कि हम इस सॉलिड वेस्ट को किसी तरीके से इकट्ठा करें और उसको अपनी किसी डेजिग्नेटेड साइट पर लेके आएँ, वो तो ये पार्ट है। ठीक, अब उसमें ठीक है एफिशिएंसी के इश्यूज हो सकते हैं, हम कितने एफिशिएंट हैं या कितने इनएफिशिएंट हैं, लेकिन पहला पार्ट ये है कि कूड़े को इकट्ठा करना है और किसी एक डेजिग्नेटेड साइट पर लाना है। दूसरा पार्ट ये है कि अभी सॉलिड वेस्ट का करना क्या है, सर वो है सेकंड पार्ट। अभी हमने पहली मरतबा इस साल की एडीपी में हमने गुजरावाला और फैसलाबाद में हमने एक प्रॉपर सैनिटरी लैंडफिल साइट और मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसमें ये कूड़ा जब आएगा तो पहले वो सेग्रीगेट होगा, उसमें से जो यूजेबल है वो निकल जाएगा और जो इनर्ट मटेरियल है जिसका कुछ नहीं हो सकता वो डंप होगा। इससे एक ये होगा कि आपकी जो लैंडफिल साइट है उसकी उम्र बढ़ जाएगी कि अगर 100 टन आ रहा है डेली और उनमें से अगर 60 टन या 70 टन सेग्रीगेट होके रिसाइकिल होके रीयूज़ हो जाता है तो एक्चुअली जो आप डंप कर रहे होंगे वो 30 टन होगा। तो एक तो उसकी साइड बढ़ जाएगी, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो वेस्ट है ये रिसोर्स है, ये कोई कंडम चीज़ नहीं है। अभी हमने ये काम शुरू किया है तो हमारे पास पार्ट 2 के लिए प्राइवेट पार्टी खुद ही आना शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं जी हमें अब ये वेस्ट बेच देते हैं, हम अपने खर्चे पे वहाँ अपना रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे और उसको हम वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे। अभी हम उस पर जो भी प्रपोजल आ रही है अभी हम उनसे मंगवा रहे हैं, वो फिर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव होगी वो गवर्नमेंट के पास रखेंगे कि अल्टीमेटली इसका पार्ट 2 ये है कि हमने इस वेस्ट को यूज़ करना है, इससे भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। पहला तो ये है चैलेंज कि हम इसको इकट्ठा करें और किसी एक डेजिग्नेटेड साइट पर ले आएँ। लेकिन अभी हमने सरेदस्त ये किया है कि जो भी वो, और ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, एक सिंपल सी एक टेक्निक है कि आप जब किसी डंपिंग साइट को बनाते हैं जो सैनिटरी प्रॉपर बननी है इंजीनियरिंग, वो तो एक काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक सिंपल सोल्यूशन ये होता है कि आप उसके नीचे एक क्ले की लेयर 1 से 1.5 फुट की 2 फुट की एक लेयर, उसकी क्ले की लेयर डालें, उसको कंपैक्ट करें अच्छी तरीके से, उसके अंदर आप कुछ चैनल्स दे दें लीचेट के लिए और उसके ऊपर फिर डंपिंग शुरू करें। तो जो वो डंप साइट बना रहे हैं आप वो वहाँ पे वो ये थोड़ी सी इंजीनियरिंग करेंगे ताकि जब कूड़ा आए तो उसका सारा लीचेट जो है वो नीचे ना जाए। वो एक तो उसको वो रोक लेगी क्ले की लेयर, और दूसरा ये है कि वो उसके अंदर जो चैनल्स होंगे उसके अंदर उसका लीचेट एक्यूमुलेट हो जाएगा और एंड पे जाके किसी एक जगह वो उसको डिपॉजिट करके फिर उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लीचेट जो इसमें से इसमें से एक लिक्विड निकलता है सॉलिड वेस्ट के अंदर से, जो एक कुछ अरसे बाद एक लिक्विड निकलता है ब्लैक से, उसको लीचेट कहते हैं जी। एक्चुअली ज़मीन के एक्विफायर को वो पोल्यूट करता है। और सर इशू ये है कि अभी जो जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो जो टोटल सर जनरेशन है ना हमारी डेली की पंजाब की, वो है तकरीबन 60,000 टन सॉलिड वेस्ट की। जो हमारे पास कुल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड थी इस सारे सिस्टम को प्लेस करने से पहले, उससे सर हम मैक्सिमम डेली का 18,000 टन उठाते थे। तो रोज़ का आप इमेजिन कर लें तकरीबन 38,000 टन जो कूड़ा है वो आपके एनवायरनमेंट में ऐड हो रहा है। तो इसलिए पहले स्टेप में हमने ये किया कि कम से कम कुछ सिस्टम ऐसा बनाए कि ये हर जगह ना फैला हो, इसको इकट्ठा करके हम किसी डेजिग्नेटेड साइट पे लें, और जब वॉल्यूम होगा ना आपके पास किसी साइट पे, फिर आपके पास उसकी रिसाइकलिंग करने की भी एक वो आ जाएगी। क्योंकि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर है उसको एक वॉल्यूम चाहिए,
छोटे छोटे के लिए वो नहीं आएंगे, उन्हें दे नीड सम वॉल्यूम जिस पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उससे वो उसको रिसाइकल करें। तो सर ये तो आपका था कि इट वाज अ वैलिड क्वेश्चन। दिस इज़ सेकंड फेज़, और इसमें गवर्नमेंट अपने तौर पे तो शुरू कर दी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी अब हमें अप्रोच करना शुरू हो गया है। हम इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे हमारी लैंडफिल साइट बनती जाएगी, वी विल ऑफर दिस टू प्राइवेट सेक्टर कि जी आप आएँ और आप इधर इन्वेस्टमेंट करें और सॉलिड वेस्ट को आप रिसाइकल करें और उससे यू कैन मेक मनी। अच्छा सर, हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा एक तो कूड़ा कंज्यूम होता जाएगा, दूसरा हमारी लैंडफिल साइट की एज बढ़ जाएगी, और तीसरा ये है कि मे भी गवर्नमेंट उससे कुछ रेवेन्यू भी आ जाए उससे। और सर आपका गाजी साहब का था जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उन्होंने हर तहसील पे अब अपना एक मैनेजर रखा है, उनका अपना है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें उधर के एमसी का जो सीईओ है, हमारा एडीएलजी, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी, हल्के का पटवारी और लोकल इलेक्टेड रेप का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो इसको, उनके पास सर होगा शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्टर शेड्यूल देगा कि इस गांव में, इस गांव में, इस गांव में मैंने कौन सा मेरा बंदा है, उसने किस दिन जाना है, वो उस शेड्यूल के मुताबिक उसको मॉनिटर करेंगे। और जैसे सर ने बताया कि ये सारा एक डिजिटल सिस्टम भी है, वो उसने हर चीज़ अगर उसने पेमेंट करनी है तो उसने अपने सिस्टम में ऐड करनी है, और वो गलत ऐड करेगा तो पता चल जाएगा। जो बंदा उसने सिस्टम में ऐड किया, अगर वो बंदा नहीं जा रहा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह के सिस्टम है कि जी जी गवर्नमेंट इसमें तो कोई वो नहीं है। और अच्छा चेयरमैन साहब, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट आपकी कंपनी जो इजाज़त है से ना, मैं सवाल वो करना तहसील चाहूँगा। मैनेजर्स के नीचे भी एक पूरा एक उनका बनेगा, एक हायरार्की पूरी की, जो खुद भी मॉनिटर कर रहे होंगे, डिजिटल भी हो रहा होगा साथ साथ। अच्छा सर, ये एक बात नोट करने में आती है कि जो चीज़ ज़ाहिर है कि ये इन्होंने आउटसोर्सिंग की है इतनी ज़्यादा, किसी अथॉरिटी ने इनको इजाज़त दी होगी, ज़ाहिर है, और मुझे नहीं पता वो कौन सी अथॉरिटी है, शायद पंजाब की जो असम्बली है या इनकी अपनी तो अथॉरिटी है नहीं, उन्होंने इजाज़त दी होगी। ये एक काम है जिसमें मैसिव स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की शहरों को साफ़ रखने के लिए। इसी का दूसरा पार्ट जो इन्होंने मेंशन किया कि जो साइट को मैनेजमेंट करने की, वहाँ से आपके बकौल एक बहुत बड़ी इनकम जो है वो जनरेट हो सकती है, जो इसी के जो स्पेंडिंग है उसको कंपनसेट कर सकती है। लेकिन अगर एक किसी भी अथॉरिटी ने ये इजाज़त दी है कि आप ये स्पेंडिंग करें, तो उसी अथॉरिटी ने आपको ये भी कोई दिया है कि आप जो लैंड वेस्ट मैनेजमेंट है, सेग्रीगेशन है या रिसाइकल मटेरियल की सेल है, उसको भी कि प्राइवेटाइज किया है, उसको भी आउटसोर्स किया है, या उसकी भी कोई इजाज़त मौजूद है? क्योंकि वहाँ से इनकम आनी है और यहाँ पे स्पेंडिंग होनी है। पहली बात तो ये कि जो इस सिस्टम की ऑब्वियसली हमने कैबिनेट से अप्रूवल ली है सारे की, और कैबिनेट ने इसके जो आपके सैनिटेशन फ़ी भी अप्रूव की है। अल्टीमेटली हम लोगों से इसको चार्ज भी करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये सर्विस फ्री तो कहीं भी नहीं है, तो ये चार्ज होगी। दूसरा ये है कि जो आपने बात की कि जो हमने इसको कल करना, ऑब्वियसली जब हम इसको किसी प्राइवेट पार्टी को देंगे तो वो किसी कंपैरेटिव प्रोसेस के तहत ही होगा ना। अगर किसी प्राइवेट पार्टी ने आना है और उसने वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको भी हम, जैसे अब टेंडरिंग हुई है तो उसमें भी टेंडरिंग ही होगी, उसमें ये नहीं है कि प्राइवेट पार्टी मेरा सवाल ये है कि क्या वो भी उस अप्रूवल का हिस्सा नहीं? नहीं अभी नहीं है, नॉट एट दिस स्टेज। मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सेकंड फेज, और वो हम उसमें भी जब अपना प्रपोजल बनाएंगे, आपका मसला मैं एक लाहौर की बात करता हूँ कि वहाँ पे पता नहीं कितनी लाखों टन वेस्ट मैनेजमेंट है जो हम पैसे दे के वहाँ पे पहुँचाते हैं, वेट स्केल होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन जहाँ से आज तक डंपिंग करके इनकम जनरेट होनी है, जो इन्होंने कहा कि ये एक वेस्ट नहीं है, ये एक क्या कह रहे हैं कि कीमती चीज़ है, रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, उस पे तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कि किसी ने तवज्जो दी हो कि वही अगर जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, अगर वहीं से इनकम आए, और जो साइंटिफिक प्रोसीजर जो हम सिर्फ रेवेन्यू ना होने की वजह से उस डंपिंग साइट को वैसे ही इस्तेमाल करते रहते हैं और वो फिर पोल्यूशन होती है, जैसे इन्होंने कहा,
सबसे पहले तो वो करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे जाना है, सेग्रीगेशन होनी है, वहाँ की इनकम को यूज़ करके एनवायरनमेंट को अगर आप जो है बेहतरीन किया। मुझे मौका दे, मैं बताता हूँ। बात ये है कि करने वालों ने तो इससे पहले कभी ये काम भी नहीं किया था जो हमने पहली दफ़ा किया। इससे पहले तो कभी कूड़े को उठाने का भी काम किसी ने नहीं किया। बाकी ये है कि ये हमने शुरू में कही थी ये कि नई इंडस्ट्री है, ये काम कभी हुआ नहीं है। अब ऑब्वियसली ये सीएम पंजाब का ये वो इनिशिएटिव है। ये जो लाहौर में हुआ था, जो टर्की की कंपनी को आउटसोर्स किया गया था, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि लाहौर में ये हो चुका हुआ है, ये आउटसोर्स किया गया है। वो बराक और सारी कंपनीज जो थी वो तहसील वाइज मौजूद थी। मैं बताता हूँ आपको ना, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब की सतह पे ये आज तक कभी पहले की चीज़ें नहीं हुई। ये इंडस्ट्री आप कह रहे हैं कि बाकी सतह पे नहीं हुई, लाहौर को छोड़ के। लाहौर के अंदर भी जो मॉडल था वो डिफरेंट मॉडल था। बात ये कि मैंने कहा ये लोकल इंडस्ट्री से पहले क्रिएट नहीं हुई, कभी मौजूद ही नहीं थी। तो ये सीएम पंजाब का ये वो इनिशिएटिव हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को ये मौका दिया, लोकल इंडस्ट्री आई है, ठीक है, इसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो होगी। इसी तरह साहब मेरी ये सवाल नहीं है, आप शहरों को साफ करें, मुझे बड़ी खुशी है। पूरा मौका देना आपकी। मैंने इतनी लंबी बात सुनी, मेरी भी बात पूरी सुनने ज़रा। बात ये है कि आगे जो आपने बात की है, जो इसका सेकंड फेज़ है कि जो वेस्ट इकट्ठी होगी, वो भी जो है ना उसके ऊपर भी हमने साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया है। उसके बाद इसमें क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, लोग इस वेस्ट से मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम इससे पहले मौजूद नहीं रहा, अब ये आया है ना, तो इसको भी गवर्नमेंट पैरेलल इसके ऊपर काम कर रही है। ये भी पैरेलल इंशाल्लाह शुरू होगा और ये कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए ही होगा। जो सेक्टर साहब ने बात की है कि बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए जो कंपनी इसमें इंटरेस्टेड होंगी वो करेंगी। हमने खुद 2 प्लांट जो सेक्टर साहब ने बताया है, जो आप शायद बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 प्लांट सेग्रीगेशन के वाले से एमआरएफ जो वेस्ट को सेग्रीगेट करती है। उसके बाद लैंडफिल साइट्स के एक गुजरांवाला में और एक फैसलाबाद में, उसके ऊपर भी काम शुरू कर रही है। इस वक्त एडीपी की स्कीम्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये काम तो शुरू हुआ है, एकदम से सारा हर तरफ तो नहीं हो सकता, तो इट विल टेक टाइम। जी सर, आपने कहा कि वहाँ पे काम हो रहा है, हालांकि जहाँ से इनकम आनी है वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट उनको खुद करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हालांकि हमारे से इनकम जानी है तो लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कूड़ा उठाने। नहीं सर, आप मेरा मजाक में ना लें। शेख साहब, मैं मेरा क्वेश्चन पहले स्पेसिफिकली शेख साहब ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन मेरा तो सर छोटा क्वेश्चन है और मैं सजेशन भी ले लें। शेख साहब ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन इसको मेरी यार सुन लो शेख साहब। मैं कह रहा हूँ कि ये शेख साहब बहस ना हो, थोड़ी सुन लो। मेरे कहने का मकसद ये था कि जहाँ से हमें इनकम आनी है उसको पैरेलल जो है वो भी आउटसोर्सिंग के लिए आपको कैबिनेट में लेके जाके वहाँ से अप्रूवल करवानी चाहिए, ताकि जो इनकम का सिलसिला वो भी शुरू हो। ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप ये जवाब दें। हाँ जी, नहीं यही तो कह रहे हैं, थोड़ा वैलिड है, तजवीज़ नोट कर फेज 2 में ये होना है। फेज 2 जो सर मेरा ख्याल है ये फेज 1 था, वो फेज 2 था। जहाँ से इनकम आनी है ना वो पहले होना चाहिए। सुने सर इजाजत दे सर, फेज 1 यही है, कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो कोई फैक्ट्री ऐसे ही पहले सिस्टम पहले रिसोर्स वहाँ कुछ लाने का सिस्टम। शेख साहब मेरी सुन लो, शेख साहब मैं थोड़ी मिसाल देना चाहता हूं। पहले बस ले लिए फिर नहीं सवारी आएगी बाद में देखा। शेख साहब थोड़ा पॉइंट बड़ा वैलिड है, पॉइंट वैलिड है, लेकिन पूरा इनका मैं जवाब दे दूं। शेख साहब जब आप आउटसोर्सिंग मेरी एक अर्ज सुन लो प्लीज। मेरा थोड़ी गल बिल्कुल वैलिड है कि जिथों कमाई मुल्क ਨੂੰ आनी चाहिए या डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ करना चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट अ लैंड माफिया फाइलिंग सिस्टम कि साढ़े को ज़मीन नहीं है और असी फाइल बेच दईए, 8 एकड़ खरीद लीजिए 800 एकड़ बेच दईए। एक बड़ा स्कैंडल पूरे मुल्क चलता रहता है। अब पूरा जब कहीं इकट्ठा होना शुरू होगा तो लोग इंटरेस्टेड होना शुरू हो चुके हैं। हमें भी लोग ना प्राइवेट लेवल पे करते हैं जी, ये कूड़े से सानू पेश करो, अभी सेक्टर साहब को भेज देने हैं। लोगों को पता है कि इट इज़ अ गोल्ड माइन। ये इन्होंने नहीं कहा, ये जो कूड़ा जिसको हम कहते हैं ना, ये ब्लैक गोल्ड कहते हैं या गोल्ड माइन कहते हैं, ये वो है। तो आपकी तजवीज़ सही है, इंशाल्लाह उसमें हम करेंगे।
अच्छा सर, आउटसोर्सिंग जब यूरोप होती की है ना, मैं तो सर इनकी जो ब्रीफिंग है से कूड़ा इंपोर्ट करती हैं, इन्होंने ब्रीफिंग में खुद कहा है ऑलरेडी, बल्कि आपने मुझे कहा है कि 4.4 kg पर पर्सन और 0.45 और 0.3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जी जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने जब आउटसोर्स किया होगा तो आपने कैलकुलेशन की होगी पॉपुलेशन के मुताबिक कि हमारी जो, अगर हमने 100% कूड़ा उठाना है, जो कि अब उठाना है, आप जिस तरह कह रहे हैं इंशाल्लाह उठेगा, तो इसकी कैलकुलेशन पहले से होती है सर, जब आउटसोर्स करने से पहले होती है कि ये इतना कूड़ा है। शेख साहब दुनिया में ना, शेख साहब दुनिया में क्या है, जब मेरा सवाल तो समझते नहीं है, आप मुझे एज ए क्रिटिक ले रहे हैं, आप मुझे एज ए क्रिटिक ना लें, ज़रा थोड़ा सा ओपन होके मेरी बात समझे। अगर आप ये ना समझेंगे कि मैं यहाँ पे कोई अपोजिशन का नुमाइंदा बैठा हूँ, मैं इस पंजाब का एक नुमाइंदा बैठा हूँ और मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप असम्बली को एक साइड पे रख दें जहाँ पे हम दो तरफ बैठते हैं, यहाँ पे तो मैं आपके साथ भी आके बैठ सकता हूँ, ठीक है क्या नहीं। तो आप पहले इसको क्रिटिकली ना लें, ये मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने खुद कहा कि इतना कूड़ा, हमारी पहले से कैलकुलेशन होती है कि इस तहसील में इतनी आबादी है, इतनी रूरल है, इतनी अर्बन है, ये हमारा टोटल कूड़ा इतने मेट्रिक टन पर डे होगा, ये हमारी कैलकुलेशन होगी। तो उसके बाद हमने आउटसोर्सिंग पे गए होंगे ना कि हमने कितनी मशीनें चाहिए, कितने, मतलब उसके बाद आउटसोर्सिंग होगी ना। तो यही चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हमने ये कैलकुलेट कर ली कि 2000 टन पर डे हमारा इस डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठा होना है, तो इसको मैंने ये नोट किया कि आज तक लाहौर का जो है आउटसोर्सिंग क्यों नहीं हो सकी डंपिंग साइट की। वो होता ये है कि वहाँ पे आप जाके देखें कि सेग्रीगेशन तो हो रही होगी, वो चीज़ें तो बिक रही होंगी, लेकिन इनकम कहीं और जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये इनकम जो है इसको पैरेलल आप काम करके इसको लेके आए, ताकि यही इनकम हम यूज़ करके, क्योंकि ये मनी मेकिंग बिजनेस है दूसरे कंट्रीज़ में, मैं सच बात बता रहा हूँ कि ये मनी मेकिंग बिजनेस है। हम अभी शेख साहब असी भी कोई गुजारिश कर लीजिए सर। आखिरी बात, मैं आखिर में सर ये कहूँगा कि ये मनी मेकिंग बिजनेस है। हम वाहद महल चंद कंट्रीज़ में अभी होंगे कि जो इसको सेग्रीगेट करके, जो डेवलप कंट्री है वो सेग्रीगेशन उन्होंने घर पे करनी शुरू कर दी है। वो मैंने पहले भी बताया था कि 3 तरह के लिफाफे वो घर पे ही दे देते हैं, एक सॉलिड वेस्ट है, एक वेस्ट है और तीसरी गार्डन वेस्ट है। तो उन्होंने दिन भी रख दिए हैं कि इस दिन हम ये उठाएंगे, इस दिन हम ये उठाएंगे, इस दिन हम ये उठाएंगे। अगर हम ये इस तरह की सोच रख के को बेहतर मुल्क के लिए कर सकते हैं, पंजाब के लिए कर सकते हैं, तो इसको मेरी गुजारिश है कि एज ए क्रिटिक ना लें। मैं यहाँ पे एक पंजाब का नुमाइंदा बैठा हूँ और उस लिहाज से मैंने दिया कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्री कैलकुलेटेड है कि हमें कितना होना है। हमें ब्यूरोक्रेसी आके बताएगी कि जी वो तो अभी आएगा तो पता चलेगा, अभी खुद ही आपने कह दिया 0.45 कैलकुलेट करें इतना होना है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको पता ही नहीं कूड़ा इकट्ठा कितना होना है तो आपने आउटसोर्सिंग कर कैसे दी है? पहले आपकी एक एस्टीमेट होता, फिर आप आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हैं। सॉरी सर। नहीं बिल्कुल शेख साहब आपने बात की है, मैं शेख साहब आपकी बात को शेख साहब मैं आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इंशाअल्लाह ये भी काम हम पैरेलल शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल इसको स्पीड में इससे बिजली भी बनती है। सर मेरी एक वजाहत जो सर ने बात की, सर ये कैलकुलेट करके ही HR कैलकुलेट की गई है। हर तहसील का जो पोटेंशियल वेस्ट जनरेटेड है, जो आपने बात की, उसकी आबादी को सामने रख के, उसकी अर्बन और रूरल आबादी को सामने रख के टनेज कैलकुलेट की है। फार्मूला आपको बता दिया कि जी अर्बन आबादी में 0.45 kg पर हेड और रूरल में 0.35 kg पर हेड। इस हिसाब से वेट कैलकुलेट किया गया। उस हिसाब से गाड़ियाँ और उसकी HR प्लस द डिस्टेंस ऑफ दैट, उसका जो एरिया स्क्वायर किलोमीटर में है, इन 3-4 पैरामीटर को सामने रख के एस्टिमेशन की गई है कि ये अगर इतना कूड़ा है इस तहसील के अंदर और इसका इतना जोग्राफिकल स्प्रेड है, इतनी इसकी अर्बन पॉपुलेशन है, इतनी रूरल पॉपुलेशन है, तो इसको उठाने के लिए हमने इतनी HR चाहिए होगी और इतनी हमें मशीनें चाहिए होगी, और इसकी इस पॉइंट पे हमारी डंप साइट बनेगी।
इस कैलकुलेशन के बाद फिर टेंडर किया गया, फिर कॉन्ट्रैक्टर को वो बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं, फिर उसने अपने हिसाब से बताया कि ये मैं काम कितने लाख में या करोड़ में या अरब में करूँ। आपने सारा होमवर्क किया हुआ है। तो मेरा सवाल यही था कि ये जो डंपिंग साइड है जहां हम मुल्क को पोल्यूट कर रहे हैं, जहां से इनकम जनरेट हो सकती है, उसी कैलकुलेशन की बेस पे ये सिलसिला भी साथ साथ शुरू किया जा सकता था। अब ये है ना, ये तो है पहली स्टेज, और ये है सारी एस्टिमेशन। जब डंपिंग साइट बन जाएगी ना और वहाँ वे ब्रिज लगा, फिर हमें एक्चुअली किलो के हिसाब से पता होगा कि रोज़ कितने किलो आता है। ये तो एस्टिमेशन है ना, एक दिस इज़ एन एस्टिमेशन। जब हमारे पास ये 6 महीने साल जब चलेगी तो वी वुड हैव अ फेयर एक्यूरेट आइडिया। और आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करता है सीज़न के हिसाब से, सर्दियों में बढ़ता है, गर्मियों में कम होता है। तो ये जब ये बहस चलती रहेगी, तो इसलिए ये मुझे बता दें कि लाहौर में 20 साल से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मेरा ख्याल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आज तक आपने सेकंड फेज जो है वो बाहर भी निकल सकते इंशाल्लाह। आपका पॉइंट जो है ना नोट कर लिया, आपका वैलिड पॉइंट करते हैं शेख साहब सती साहब आप कर ले। शेख साहब भी मान गए आपकी बात। मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। अगर कर लें तो मरी तो आए नहीं तो जाना होगा। करो सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं समझता हूँ हमारी सीएम का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बेहतरीन इनिशिएटिव है, बिलखुसूस रूरल एरिया में ये एक नई किस्म की चीज़ शुरू हो रही है। मैं सिर्फ मुख्तसर अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूँगा। इस वक्त आप सब सिख साहब के बिल में, आपके बिल में है कि मरी डिस्ट्रिक्ट को एक आपकी ओपनिंग प्रोग्राम पे भी शाबाश मिली। लेकिन सर मैं जो चीज़ फोरसी कर रहा हूँ, आपने मरी डिस्ट्रिक्ट को कैलकुलेट किया है उनकी पॉपुलेशन पे। हमारे पास 2/3 3/4 पॉपुलेशन आप लोग आते हैं सीजन्स में, और उस पे हमें ह्यूमन रिसोर्स और रिसोर्सेज फ्राहम नहीं किए गए। तो मेरी गुजारिश इस फोरम पे होगी कि आप मरी डिस्ट्रिक्ट को एज अ स्पेशल केस, इवन इन कोटली सतियाँ बहुत टूरिस्ट आता है, वो ऐड करता है। इस वक्त जो आपकी कैलकुलेशन है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो हमारी सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन है, बट वी वर मेड डिस्ट्रिक्ट, जब ये बनाया वो भी इसीलिए बनाया गया था कि ये पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन पे ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बना। जो हमारे यहाँ इनफ्लो है हमारी पॉपुलेशन से कुछ 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। तो मेरी शेख साहब से भी, आपसे भी ये गुजारिश हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, करते हैं रिसोर्सेज और जो उसकी ह्यूमन रिसोर्स है उसको इसको जो आपने कहा इस तरह से चेक कर लेते हैं, जो वहाँ पे मैक्सिमम है ना लोगों का उसको मेरा जाए एज फार एज आई रिकॉल मरी के अंदर उन्होंने टूरिस्ट सीजन के हिसाब से ना, आई थिंक उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। जो मैंने चेक किया, मैं वाज वर्किंग विद देम। तो वो खैर इसको हम इसके अंदर हम इसको अगर टूरिस्ट सीजन के अंदर अगर हमें रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, सीजन के अलावा भी ना तो ऑफ सीजन हमारे यहाँ वीकेंड्स पे लोग आ जाते हैं। डेफिनेटली जून, जुलाई, अगस्त इज डिफरेंट, दिसंबर इज डिफरेंट, बट इवन ऑन एवरी वीकेंड देयर इज अ इनफ्लो। हर 14 अगस्त पे, हर 23 मार्च पे, हर छुट्टी पे लोग वहां पर आते हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी सर ने कलैदा मरी के हवाले नाल, क्योंकि सारे दा है कोई कलैदा भी ये मीटिंग कर लेना है, डिवीजन की। सर एक मैं क्विक क्वेश्चन करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ये खुद आप पर्सनली आए इस ब्रीफिंग में। थैंक यू वेरी मच। मुझे इतला आज मिली है, नहीं तो मैं पिछली मीटिंग में इतला नहीं मुझे मिली जी, मैंने तो आया था, तो आज इतला मिली, मैं आ गया। नहीं थैंक यू वेरी मच जी, आप खुद आए पर्सनली, और आपकी टीम का भी शुक्रिया जिन्होंने इतनी अच्छी ब्रीफिंग दी। मैं सिर्फ क्विकली ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट चकवाल से। एक तो मैं चाहूँगी कि आप पिंडी डिवीज़न के हवाले से भी एक इस तरह की ब्रीफिंग ओवरऑल दे दें, और प्लस मेरी जो तहसील है चौसदन शाह, वहाँ पे अभी ये शुरू नहीं हुआ, तो वो कब तक हो जाएगा? थैंक यू। मैं पिंडी खुद हाज़िर होऊंगा जी। मैं आया था, चक्कर लगे थे। पिंडी डिवीज़न में कुछ तहसीलों में काम शुरू हो चुका, कुछ में अभी हो रहा है, तो आपके पास इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं, वहाँ पे तो आकर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है चकवाल की 2-3 तहसीलें जो थी ना 3rd फेज़ में जाकर हुई। हाँ, ये 3rd फेज़ में जाकर शुरू हुई थी, वो पहले फेज़ में हुई नहीं थी। तो जिस वक्त होती हैं वो उसका भी प्रोसेस चल रहा होगा, सारा हो गई हैं, लेकिन उसका बाकी प्रोसेस चल रहा होगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि जो हमारा सस्टेनेबिलिटी मॉडल है उसके ऊपर भी साथ साथ वर्किंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम आवाम को इंगेज नहीं करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। वो देखें, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, ये है हमारा सिस्टम, ये कुछ ये एक बंदे की तस्वीर है ओरिजिनल,
जो उसमें है और जो उसका एक्चुअली जो हाज़िरी लगा रहा है वो साथ आ रही है। देखिए ये ओरिजिनल है और साथ हाज़िरी वाली आ रही है, साथ वाली तस्वीर इसी तरीके से ना, ये वाली हाज़िरी वाली। तो देखें ये चीज़ें अपना इस तरह का सिस्टम आ रहा होगा। एक तो उसकी ओरिजिनल तस्वीर इसमें होगी, फिर उसके साथ जो हाज़िरी लग रही होगी वो भी इस तरह से आ रही होगी। सर ये ओरिजिनल रियल टाइम का ये ओरिजिनल है। ये दो मुख्तलिफ लगते सर नहीं यार वो देखो ना गवर्नर देखो बेचारा काम करता पिया उन्हें अच्छे वक्तां की खिंचाई है। सर इसमें जो नहीं उसमें ये है एक्चुअली एक उसकी तस्वीर सिस्टम में मौजूद है, अब वो अच्छी हालत में से खींची होगी, एक बेचारा रोज आके काम करता है सर इसमें डिफरेंट होगी, लेकिन पता लग जाएगा बंदा फेस। इसमें आपने बात की मैडम देर से कहा है सर आओ, आपकी जो चूहा सैदन शाह है वो 23 दिसंबर को उसका कॉन्ट्रैक्ट अबाउट हुआ है। जी हो गया। तो अभी ऑब्वियसली उसको कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन होने के लिए उसको जो टाइम है 23 दिसंबर को होगा जी। ये क्विक क्रिएटर है कोई जो कि जिसको है यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन था कि ये जो कैलकुलेट किए गए हैं सेंट्री वर्कर की तादाद जो है ये किस बेस पे रखी गई है? पॉपुलेशन बेस्ड है? अगर पॉपुलेशन बेस्ड है तो हर यूनियन काउंसिल की पॉपुलेशन डिफरेंट है जी। किसी सर की अर्बन एरियाज में सर 200 घरों पे एक, हाउस होल्ड्स पे एक, हाउस होल्ड पे है, पॉपुलेशन पे नहीं है हाउस होल्ड्स पे, और रूरल एरियाज में 250 घरों पे एक सेंट्री वर्कर। सर दूसरा जो मशीनरी है जो टीएमएस के पास या इनके पास पहले से अवेलेबल है उसको किस बुनियाद पे ठेकेदार को दिया गया है? वो इस मशीनरी इसी बुनियाद पे कि अब वो ये फंक्शन कर नहीं रहे ना। उनके पास ये सॉलिड वेस्ट की मशीनरी थी, कंटेनर्स थे, वो ट्रैक्टर ट्रॉली थी, अब उन्होंने ये काम नहीं करना तो उस मशीनरी तो एक तरह से वो उसकी यूटिलिटी ख़त्म थी तो उसको दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को जो कि जिसको अभी काम आउटसोर्स हुआ है। हमारे पास मशीनरी तो उसके पास जो मशीनरी है वो तो सिर्फ है उस तहसील की हद तक, वो भी बड़ी मिनिमल सी, उस कमेटी की हद तक, उस एमसी की हद तक। उसके जो 2-4 ट्रैक्टर हैं वो उसको दे दिए गए, बाकी सारी कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मशीनरी खुद लानी है, वो खुद अरेंज करेगा, खुद लाएगा, खुद खरीदेगा और रेंट पे ले या खरीदेगा। जो आपको हमने बताया है कि 36 बिलियन का ऑर्डर प्लेस हो गया, ये वही मशीनरी है, ये ऑर्डर प्लेस हो चुके हुए हैं और इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ वो खुद ले रहा है, वो उसने अरेंज करनी है। नहीं निशान साहब एक मेरा दिमाग में सवाल है कि जो चीज़ें आप लोग मशीनरी उनको चाहे 2 ट्रैक्टर ही कर रहे हैं, इसको किस बेस पे कर रहे हैं? फ्री बेस पे, ट्रस्ट बेस पे या हमने इसका एक रेंटल मॉडल बना हुआ है ना, वो खरीदता है, हमारी है, उसको उसके अंदर उसको उसने यूज़ करना है लेकिन उसका सारा जो O&M है वो उसी नहीं करना है, उसके अंदर पेट्रोल उसी ने लगवाना है, अगर टायर पंचर होता है तो उसी ने चेंज करना है, सिर्फ ये कि वो उसके डिस्पोजल पे दे दी गई। जब उसका टाइम पूरा होगा तो एज इट इज़ आपको देगा। चेयर की इजाज़त के साथ सर एक सवाल मेरा ये है, चेयरमैन साहब इजाज़त है सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, एक तो इनकी बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर क्या होएगा फॉर अ सैनिटरी वर्कर, और सर जो मिनिमम वेज, और जो आपका फ़र्ज़ करें एक ज़िला काउंसिल में खाकरोब काम कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी वो भी आप इनको दे रहे हैं, उसकी सैलरी इनसे ज़्यादा या कम तो नहीं होगी? इज़ इट गोना बी द सेम या क्या, उसका क्या आपने प्लान बनाया? सर देखें जो तो है ना डेली वेजेस, वो तो उसको तो वो तो उसको तो हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। मोस्ट जगह पे हम यही कह रहे हैं कि जो हमारा डेली वेजर है उसको वो एम्प्लॉय कर ले और उसको जो मिनिमम वेज है वो दे, ये भी उसकी कंडीशन में शामिल है। जो हमारा स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है, उसकी सैलरी टीएमए देगी, हमारी जो कमेटी है वो देगी जी, उसका चलता रहेगा। वैसे आपका स्टाफ है इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द आउटसोर्स कंपनी, वो ज़िला काउंसिल का एम्प्लॉय है। पैसे आपको देंगे उस कंपनी के जो नहीं उसको हम ही तनख्वाह देंगे, आप देंगे तो बेसिकली कंपनी को आप फेवर कर रहे हैं। फेवर नहीं कर रहे लगारी साहब। देखें हमने सिस्टम कैलकुलेट किया कि जनाब आपको 2000 बंदा चाहिए, या तो 2000 बंदा पूरा का पूरा वो हायर कर लें। दूसरा ये कि हमारे पास एमसी में 300 बंदा मौजूद है, तो 300 बंदा हम कहेंगे ये हमारा ये लो 1700 करो, हम 1700 के पैसे देंगे। अगर हम उसे कहेंगे 2000 के पैसे दे तो हमें बाकी 300 के पैसे हमें देने पड़ेंगे।
ये सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, चल इससे रहा है कि ये जो एमसी का स्टाफ है, ये जहाँ जहाँ हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज बनी थी, वो उस वक्त तो वो उस शहर की हद तक काम करती थी। जैसे मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो उस शहर तक, उसमें परमानेंट एम्प्लॉई उस एमसी का ऑलरेडी उनके साथ इसी तरह ही काम कर रहा है। वो एमसी का स्टाफ है, लेकिन काम वो कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास। उसी तरह से वो वहाँ पे काम करेगा, एम्प्लॉई वहीं का रहेगा, उसको तनख्वाह भी वहीं से मिलेगी, काम वहाँ पे करेगा, उनकी शेड्यूल वो बनाएंगे, सब कुछ वो करेंगे। ये सिस्टम है। ये आपका ओवरलैपिंग नहीं होगी सीईओ, मतलब कि मैं एक मैनेजर हूँ एक कंपनी का, वो मैं कहूँगा ये बंदा इतना लो सीईओ, वो रिपोर्ट तो सीईओ को करेगा फिर? नहीं, ये ऑलरेडी कर चल रहा है ना। मैंने ये आपसे कह रहा हूँ कि एमसी मुल्तान का 300 एम्प्लॉई है, वो ऑलरेडी जब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान बनी थी उसके हैंड ओवर हो गया, तो वो एम्प्लॉई मुल्तान के हद तक काम करे ना। अब आप उस बंदे को नहीं, वो मुल्तान के हद तक ही काम करेगा, काम भी वहीं करेगा, लेकिन ना काम तो वहीं कर रहा है, उसी सिटी के अंदर ही काम करेगा। हाँ, वो ये कर सकता है कि भाई तुम इस वार्ड से इस वार्ड में ड्यूटी कर लो, और जो लोग काम नहीं कर रहे थे, ये भी बात हकीकत है, वो काम पे आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, ये होगा। और सर इनकी इस मशीनरी में हम लोग इस जेटर्स और ये ले रहे हैं, जेटर्स नहीं, ये सॉलिड वेस्ट। आई नो, बट 2 फुट वाला जो है ना, नालियाँ जो हैं वो तो 2 फुट से कम ही होती है ना। जी, लिक्विड 2 फुट तक तो जा रहे हैं ना, जो 2 फुट तक जा रहे हैं, वो है मैनुअल एक्चुअली कर रहे हैं। वो ओपन नालों की बात हो रही है, 2 फुट तक की नालियाँ होती है नॉर्मली, तो वो यही करेंगे जैसे वो मैनुअली करते हैं, वो मैनुअली वो करेगा। किसी और का कोई वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से सवाल नहीं? जब उनसे कहा गया कि ये गाँव उठाए तो वो कह रहे ये हमने नहीं उठाना। किसने जी? मैंने कहा नालियों वाला आपने कहा ना कि 2 फुट वाली, वो उन्होंने उनके अंडर है स्पाई, जब वो लिक्विड वेस्ट निकालते हैं ना तो उनको कहा ये जो गंद है ये उठाएं, वो कहते हैं ये हमने नहीं उठाना, ये एमसी वालों ने उठाना। हाँ जी, ऐसी कंप्लेंट होगी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं उठाना। पीडब्ल्यूएमसी वाले मतलब वेस्ट मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि ये एमसी का उनकी जिम्मेदारी। नहीं, देखें, नहीं, मैंने बकायदा उसको कहा, मैंने कहा मैंने आपकी कंप्लेंट करनी, कहते कर लें और जिसको मर्जी, हमने नहीं करना। कि वेस्ट मैनेजमेंट वालों की कोई मुझे कोई स्पेसिफिक बात नहीं, आप कंप्लेंट दे दें, कंप्लेंट लिख के दे दें, उसका हो जाएगा। 1139 एक वो भी है, उसको भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये इशू अगर आते हैं डील करेंगे। अब हम अगला एजेंडा आइटम 1 पे आते हैं सर। शॉर्ट है, हमारी 3:45 पे मीटिंग है, तो इसमें म्यूनिसिपल कमेटी शेखपुरा से कोई आया है? सीईओ और एसी साहब, सेक्रेटरी साहब आपके सीईओ ही नहीं आया शेखपुरा वाला? नहीं सर, ये इनको इतला हुई थी एसी को और शेखपुरा वाले को। जी, एसी साहब का भी लिख के दे। चलिए सर, ठीक है, उनको हम आपकी तरफ से कर देते हैं। सीईओ को तो आप करेंगे ना? जी जी, तो एसी का भी पाबंद कर देते हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं आए। सर पाबंद भी करें और एक्शन भी लें सीईओ के खिलाफ। ये तो कोई बात नहीं कि बुलाया हुआ आया ही नहीं। तो इसमें एजेंडा आइटम 1 है। एसी साहब को भी जो आना चाहिए था, उनकी तो मेरी बात भी थी। मैंने कहा अपने मसाइल आपने बताने हैं। सेक्रेटरी साहब इतने हैं, मिनिस्टर साहब हैं, तो वो नहीं है, दोनों एसी साहब को एसी को लिखे आप। नहीं जी ठीक, एसी का एसी साहब को लिखकर जी ठीक। चलिए आगे। सर, इसमें एजेंडा साहब ये बड़ा सीरियस मैटर है। जी, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे पास डिप्टी कमिश्नर्स नहीं आए थे, तो उसमें वी टुक सीरियस एक्शंस। दिस इज द वन ऑफ द आफ्टर द न्यू लॉ जो आप गवर्नमेंट ने पास किया है, इसमें दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली। सीईओ के खिलाफ तो आप एक्शन लें, ठीक है जी चेयरमैन और एसीएस साहब को लिखकर और एसी साहब के खिलाफ हम लिख के भेज देते हैं, दोनों को लिखकर भेजें। जी, ये है एजेंडा आइटम नंबर 1 है कोटेशंस का जी, ई टेंडरिंग का और जो कोटेशन पे वर्क हुआ है, ये प्लीज जरा एक्सप्लेन कर बनाया है। इसमें हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सर ये इकट्ठा किया है। इसमें सारे डिवीजन्स हैं और आगे उसके जो कोटेशन वर्क है उसमें सिविल वर्क और अदर देन सिविल वर्क को हमने अलहदा करके, तो ये सर पिछले साल में तकरीबन 39 बिलियन का सर हुआ है सिविल वर्क्स की कोटेशंस और 3.8 बिलियन है सर जो नॉन सिविल वर्क है। इसमें सर मैं आपको एक चीज़
शुरू में थोड़ा सा बता दूं कि ये आपको जनरली थोड़ा सा हायर साइड पे लगेगा, कराए छड़ी ना तो इस तौर पर ही पीर होने हैं। लेकिन इसकी बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि इस साल में क्योंकि वो एक पाबंदी थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे छोटे नौयत के काम होते थे जिसके उसलिए फिर उसको उन्होंने कन्वर्ट करके तो कोटेशन वर्क के थ्रू वो काम किया, क्योंकि निज़ाम तो चलना है। अगर कहीं स्ट्रीट लाइट जल जाती है, कोई सड़क बैठ जाती है, कोई डिस्पोजल भी मोटर जल जाती है, तो वो फिर उन्होंने इस थ्रू किया। लेकिन हमने इसको कंपाइल करके ये पिक्चर है, अगर आप हमें कहेंगे कि ज़िला वाइज या डिवीजन वाइज बता दें तो मैं आपको वो भी आपके सामने रख देता हूँ, जिस भी अगर आप चाहते हैं। सर ये जो आखिरी में ये परसेंटेज लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है सर? ये नहीं, मेरे पास जो प्रेजेंटेशन है, ये पेपर है, इस पे एंड पे इन्होंने परसेंटेज लिखी हुई है 14% ऑफ द एडीपी कोटेशन में लगा है। वो ये कह रहे हैं लाइक भावलपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भावलपुर, ये आप देखें, मुझे परसेंटेज की समझ नहीं आ रही। ये टोटल का है कि बजट का है? नहीं दे सकता सर, वो यही कह रहे हैं कि जो ओवरऑल बजट का जो है ना सिविल वर्क्स पे जो खर्चा है सर इन अपना ये जो कोटेशन वर्क वो 14% बता रहे हैं। मतलब 14% ऑफ द एडीपी है वो इस कोटेशन पे लगेगी। अगर 100 रुपया था तो 14 रुपए उन्होंने इस पे सिविल वर्क पे लगवाया। इसमें जब आप देखें ना, ये स्पीकर साहब भी बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का आपने 83%, उसने कैसे सेकंड पढ़े आप? 83% कोटेशन पे, तो दैट इज़ व्हाट 500,000 रुपीज़ पर कोटेशन। ये तो कुछ हज़ारों करोड़ों कोटेशनें कर दी होंगी। ये तो जो फिगर सर आपने सिविल वर्क का बोला है वो बिलियन में बोला है या मिलियन में बोला है? बिलियन 39 बिलियन नहीं, जो सिविल वर्क है सर। जी 39 बिलियन पूरे पंजाब में। अरब रुपए जी कोटेशन। जी पंजाब का सर। केयरटेकर गवर्नमेंट थी ना, आई थिंक, तो वो एडीपी भी नहीं हो रहा होगा। इट इज अंडरस्टैंडेबल। इसमें और स्पीकर उन्होंने बताया 2 साल पाबंदी लगी थी काम पे, इलेक्शन कमीशन ने भी लगाई हुई थी। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसके डिसीजन से इसमें सेक्रेटरी साहब शेखपुरा कमीशन ने भी पाबंदी लाई थी जनाब। शेखपुरा और सियालकोट जरा क्लियर 80% बजट कोटेशन पे गया। शुक्र तो आए ना म्यूनसिपैलिटी वाले, शुक्र तो आए ही नहीं ना। सीओ साहब कौन है? कितने परसेंट है? क्या बात है, क्या इसमें ये परमिशन M&R में वहाँ पे काम हो रहा है मुख्तलिफ MCs में, तो वो परमिटेड है इस वक्त सर? MC से आप M&R की इस वक्त भी जो काम कुछ टेंडरिंग भी हो रही है? देखिए वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपना उधर अपने लिहाज से करते हैं, अगर कोई M&R का काम है वो कर सकते हैं। मैं परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ नई स्कीम नहीं हमारे कहने पे। जी M&R तो वो करते ही हैं। चलो कराओ। MC चेक करनी थी हमने। MC सर उसमें जो सिविल वर्क्स हुए हैं वो तकरीबन 87 लाख के हुए हैं, और अदर देन सिविल वर्क्स वो तकरीबन कोई 2 करोड़ के हुए हैं उस साल में 2023-24 में, और टोटल को 30 मिलियन का काम है सर। कोटेशन पेमेंट कितनी थी इसमें? ये कोटेशन पेमेंट, ये कोटेशन का ही डेटा सर, ये कोटेशन ही है, ये कोटेशन का ही डेटा। मोस्टली M&R को वो कोटेशन के थ्रू ही करते हैं। सेक्रेटरी साहब अभी भी तो कोटेशन से चल रही होगी ना, क्योंकि डीसी साहब तो नहीं अप्रूव कर सकते। अभी कैसे काम हो रहा है? फर्ज करें मेरे मैनहोल्स मिसिंग हैं, तो अभी कैसे हो? अभी भी कोटेशन ही हो रही होगी, और तो कोटेशन तो तब तक होती रहेगी जब तक आपका हाउस नहीं बनेगा। बल्कि अब तो पहले तो कोटेशन की लिमिट 2 लाख थी, अब 5 लाख होगी। क्योंकि कोटेशन सर तब तक चलेगी जब तक आपका
हाउस एंड लोकल गवर्नमेंट नहीं होगा ना, काम कैसे करेंगे अदरवाइज? अप्रूव कौन करेगा? वो डीसी कोटेशन अप्रूव करेगा या मिनिस्टर साहब को लिख के देंगे तो वो रिलीज़ करेंगे, और तो कोई तरीका नहीं है। और क्या प्रोसीजर? मकामी हुकूमतें जो होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो ऑटोनोमस I agree with you, sir, लेकिन अभी तो है नहीं ना। ये इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, जो चेयरमैन का इख्तियार होता है। नहीं देखें, आपने पीछे का नहीं है, नहीं, निशान साहब मेरी यार सुन लें। आपने ये कहा है कि निगरान गवर्नमेंट ने ये किया, मेरी यार सुन लें कोटेशन की। हाँ, लेकिन अब जो है, अब जो आपका जो भी फंड ज़िला कौंसल उसमें पड़ा हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या मतलब, उसमें क्या करना चाहते हैं? उसमें आप मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं, उसके अलावा कोई जो ज़्यादा दे सकते हैं कि लोगों के काम हो सके? सेक्रेटरी साहब अभी क्या प्रोसीजर? फर्ज करें इफ आई वांट टू रिपेयर स्ट्रीट लाइट्स, सर अभी ये है कि अभी नहीं देखें, लोकल गवर्नमेंट के पास देखें अपना सेक्रेटरी साहब, जो ज़िला कौंसल में पैसे पड़े हुए हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। अब यूज़ ये है कि आप तो डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जो मिनिस्टर साहब बैठे हैं इनको चाहिए कैबिनेट से उसकी मंजूरी ले लें, एक नोट आ जाएगा तो उसमें आप देखें। इसमें एक चीज़ ये है जो मिनिस्टर बता देते इस पे जो मिनिस्टर साहब का एक चीज़ ये है कि हम अपनी ज़िला कौंसलों को इक्विप करने के लिए भी वहाँ पे देखें, हमारे देहातों में हमारे ज़िला कौंसलों के पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। बेसिकली देहातों में भी बहुत सारे देहात ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे सीवरेज सिस्टम आ चुके हुए हैं। अब हमने एक मशीनरी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, मशीनरी ले रहे हैं ज़िला कौंसलों के लिए। कितने %? और वो एक अलहदा है, 37% हुआ है ना वो? नहीं वो मुस्लिम ज़िलों का मतलब, उसमें एक मशीनरी का स्क्वाड होगा जिसमें आपका व्हील एक्सवेटर है, उसके बाद वो लॉन्ग बूम एक्सवेटर है, इसके बाद 12 ट्रैक्टर्स हैं जो उससे रिलेटेड हमने किए हैं। अगर वो उनका मौजूदा देख के जितने उनके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, उनके अलावा नहीं सीवरेज की वो जेटिंग चाहिए, जेटिंग मशीन की है, जेटिंग मशीन हमने की है। उसके बाद विंचिंग मशीन की है। कोई 7-8 डिफरेंट मशीनें हैं जो कि हम ले के तमाम पंजाब के अजला को हर तरफ एक जैसा स्क्वाड दे रहे हैं। उससे मैं आपकी बात समझ गया कि मशीन देखिए बात ये उसकी वजह क्या है, ये क्यों हुआ क्लियर हो जाए, ये टोटल मशीन खरीदनी है, उसमें कोई पैसे देने हैं? नहीं हम ये मशीनें ले ये मशीनें ली जा रही हैं वहाँ पे हर एक ज़िला कौंसिल के अंदर, जो एक हमने सेट पैटर्न बनाया है कि इतनी मशीनरी ये चाहिए, ज़िले की आबादी के लिहाज से वो बना है। वो एक अलहदा डिटेल है, वो आपसे शेयर कर लेंगे हम, तो उसको सामने रखते हुए चीज़ें की जा रही हैं। बात यह है कि उसके पीछे वजह क्या थी कि हर साल बजट के अंदर कई करोड़ रुपए मशीनरी रेंटल के लिए रखे जाते थे, जिसको मशीनरी रेंट की जाती थी, तो उन्हीं पैसों उतने की पैसे लगा के हमने ये इस पर वर्किंग की, हम उनको ये बना के दे रहे हैं। एक्चुअली देखिए ना, ये भी आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है, मैं इससे बिल्कुल एग्रीड हूँ। मशीन खरीदने का मैं शुरू से आदमी। मैं बताता हूँ आपको, आपके देहातों में जोहड़ों की छपरों की सफाइयों के बड़े मसाइल हैं, ये एक बड़े कॉमन से मसले हैं हर तरफ। जिला कौंसिल के पास कोई मशीन नहीं मौजूद होती। आप मशीन हम ये कह रहे हैं जो जिला कौंसिल के पास 100 रुपए है, उसमें से आप 100 रुपए की पूरी मशीन खरीदेंगे तो पैसे देंगे? क्वेश्चन हमारा नहीं वो थोड़े हैं, मतलब टोटल ये पंजाब के अंदर जो मशीनरी ली जा रही है कि 13 बिलियन समथिंग की है, मेरा ख्याल है 13 समथिंग बिलियन की पूरे पंजाब के तमाम जिलों जिला कौंसिल में पैसे कितने पड़े हुए हैं? अब वो मेरे पास इसमें फिगर नहीं, आप सेक्रेटरी साहब के पास याद है ना, कौंसिलों में जो इस वक्त है ना इस साल के बजट में, आई थिंक उनके पास कोई 37-38 बिलियन के करीब है। 36 कुछ उसमें से कमिटेड है ऑलरेडी, जो स्कीमें थी पिछली कोई लायबिलिटीज़ की, लेकिन आई थिंक दे आर अराउंड 30 बिलियन प्लस। 30 बिलियन को कह रहे हैं होगा, उसमें से लेट्स से 13 बिलियन 14 बिलियन, और ये वन टाइम परचेज है, उसके बाद और ये फिर बाकी पैसे उधर ही हैं। अभी पूल ऑफ मशीनरी डिस्ट्रिक्ट के पास होगा। बच्चे हैं, अगर कुछ भी हम बचते हैं तो उसको ज़्यादा दे दी जाए जिला कौंसिल में खर्चने के लिए, ये एक ये है। और दूसरी चीज़ ये है आपकी डायरेक्शन सर इसको अपना कैबिनेट में उठाए मिनिस्टर साहब, आपका फ़र्ज़ है कि आप पंजाब के आवाम की लड़ाई करें। और दूसरी बिल्कुल कैबिनेट में रखें, बिल्कुल ना, ठीक है। वहाँ से अगर इज्तिमाई सोच उसको रिजेक्ट करती है तो भी एक्सेप्ट। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहा था कि अब जो ई टेंडरिंग का एक फ़ायदा हुआ है कि नीचे गई हैं चीज़ें, ब्लो गई हैं। अब वो जो सेविंग है, वो सेविंग जो है ना, उसकी जगह में लगाना चाहिए मेरी लीगली। देखे ना उसका ये पॉइंट पहले भी मुझसे बहुत सारे लोग दोस्तों ने डिस्कस किया हुआ, मैंने इसको टेक्निकली देखा।
अच्छा, जो चेयरमैन साहब आपकी तरफ से जो बात की गई है, ये काफ़ी लोगों की तरफ से बात आई है। बात यह है कि जो स्कीम टेंडर जब होते हैं, टेंडर होने के बाद जितनी भी अमाउंट का टेंडर आता है, वो पैसे हमारे डिपार्टमेंट में नहीं पड़े होते, वो पैसे रिलीज़ करता है उसके अगेंस्ट PND। तो एक मिसाल देता हूँ कि 1 करोड़ रुपये का टेंडर है, ठीक है, उसकी ओरिजिनल अमाउंट 80 लाख में वो चला गया, तो हमारे पास उसके पास 1 करोड़ नहीं पड़ा हुआ, PND ने उसका रिलीज़ ही 80 लाख करना है। तो एक्चुअली ये मामला जो है ना, क्योंकि वो उनका, मैंने उनसे बात की थी, कहते क्योंकि ये स्कीम का जो नॉमेनक्लेचर है वो 80 लाख में काम हो रहा है, एक बंदा कहता है मैं ले लिया 80 लाख काम कर रहा हूँ, तो टेक्निकली हम उससे ज़्यादा पैसे रिलीज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके नॉमेनक्लेचर में वो ऐड ही नहीं हो रही। वो इजाफी जो 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 इजाफी गलियाँ बननी हैं या इजाफी चीज़ें बननी हैं जो इजाफी पैसे से बन सकती है, वो नहीं हो रही। तो वैसे भी ये क्योंकि उनकी डोमेन है, तो हमारी डोमेन ये बनती नहीं है। मेरी सुने, आपकी बात से उनकी ये है ना कि वो तो कर सकते हैं। अगर एक स्कीम जो थी ना वो 10% बहुत चली जाती, फिर वो 1 करोड़ वो नहीं, वो 1 करोड़ 10 लाख रिलीज़ करते हैं, वो करते जी। तो वो सेविंग का होना क्या है? वो वहाँ पड़ी है, हमारे पास नहीं ना है। तो आप देखें ना, आपके डिपार्टमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट की नहीं ना, उसके उन्होंने हमें उस स्कीम के जितने का टेंडर हुआ उसके अगेंस्ट पैसे उन्होंने देने हैं हमें। देखिए मैं बताऊँ, जो है ना हमारी वो दूसरी कौन सी है आपकी पब्लिक हेल्थ, वो वहाँ पे स्कीम्स को रिवाइज कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें हैं सेक्रेटरी का इंतजार है, वो रिवीजन भी उन्होंने करनी है। ये इसकी गाइडलाइन में है, ये स्कीमें जो PND की गाइडलाइन है उसके अंदर ये है कि ये इनकी रिवीजन नहीं होगी, अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। रिवीजन देखिए, वो रिवीजन नहीं होगी। PND कहती है कि जो पहले होती थी कि लाख दी स्कीम में बात 10 करोड़ की हो गई, हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो सेविंग है, आपने एक 25 करोड़ रुपए या 30 करोड़ रुपए आपने हुकूमत ने असम्बली ने मंजूर किया और आइडेंटिफाई किया, MPS ने कोई प्रॉब्लम यहाँ पे लगाए जाएं, तो वो पैसे जितने थे वो 30 करोड़ दे दिए गए कि आप इसको जो आइडेंटिफाई करें। PND से आप बात करें ना सर। नो, इसमें डिस्कशन हुई थी, उसमें फिर PND की कमेटी से जो PND का व्यू था वो ये था कि अगर आप इस सेविंग पे स्कीमें लेंगे, नई स्कीमें आएंगी ना सर, तो नई स्कीमें फिर कंपाइल होंगी, वो फिर दोबारा एक, क्योंकि वो भी ADP का पार्ट बनेंगी, फिर दोबारा वो टेंडर होंगी, तो इस काम में वैसे ही 2-3 महीने लग जाएंगे। सर आई एम सॉरी, तो उनका ख्याल ये था कि हम अब इसको ना करें, अगले साल में इसको ले जाएंगे। नहीं, इस सेविंग को फिर मेरी अर्ज सुन लें, आप ये तो कह रहे हैं कि ये अगले साल चल जाएगी, अभी तो दिसंबर ख़त्म हुआ, जनवरी है, ये 15 दिन का काम है, 20 दिन का है। PC1 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पैसे को उठा के उधर से उधर कर दें, वहाँ पर अगर 2 गली बन सकती है जो रह गई है वो है, और वो बिल्कुल किसी तक आप आपको लीगली नहीं रोक सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव रोक दिए तो उसकी मजबूरी है। हाँ दसो तुसी करो गल। सर एक सड़क है ना जी 10 करोड़ रुपए की, वो हमने दी है अपने 30 करोड़ से। 2 डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने हमने स्कीमें दी हैं, एक तो लोकल गवर्नमेंट है, दूसरी ज़िला काउंसिल है। जो मेरी 10 करोड़ की स्कीम है वो 40% जो है वो बिलो है, वो 60% तो सड़क जो मैंने तो 10 करोड़ रखा और जितने किलोमीटर में उसमें 3 किलोमीटर बने, 3.25 बने। अगर स्कीम सेम ही हो तो जो 40% बचत है ज़िला काउंसिल के पास मेरे पैसे हैं, मैं बताता हूँ आपको, वो एक मिनट सर, वो किसी दूसरी स्कीम में कन्वर्ट ना करें, उस स्कीम पे वो लग जाएंगे, वो सड़क दोबारा जो 40 लाख है जो बचत है वो उस स्कीम पे तो लग सके, दाएं बाएं ना लग सके। नवीद साहब मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम है ADP की, ये ज़िला काउंसिल की नहीं है। ज़िला काउंसिल आपने लिया बतौर एग्जीक्यूटिव एजेंसी, ठीक है जी। ये ADP की स्कीम है। ये स्कीम में लिखा गया कि जी 10 करोड़ रुपए की ये सड़क है, हैं PND ने वो अप्रूव करके ADP में स्कीम आ गई, टेंडरिंग हो गए, वो उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा जी ये 10 करोड़ की सड़क हम 6 करोड़ में बनाएंगे, 4 करोड़ बचत होगी, आप ये कहते हैं। अब PND में वो सड़क है, वो PND के मुताबिक वो टेंडर की डिटेल वहाँ चली गई, उन्होंने 6 करोड़ ही रिलीज़ करना है ज़िला काउंसिल को, उन्होंने 4 करोड़ रिलीज़ नहीं करना है, क्योंकि वो स्कीम मुकम्मल हो रही है उसके अंदर। वो 4 करोड़ के लिए आपको PND से नई स्कीम बनवानी पड़ेगी, हैं उस स्कीम के अगेंस्ट में नहीं दे सकते। ये ज़िला काउंसिल का फंड है नहीं कि जो उनके पास पड़ा है जो वो कर ले, ये फंड ऊपर से आ रहा है। ज़िला काउंसिल सिर्फ एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, ये फ़र्क है।
चीज़ जो है, लेट्स सपोज कहीं पर लोकल गवर्नमेंट है, कहीं पे पब्लिक हेल्थ है, कहीं पे जिला काउंसिल, डिफरेंट एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे डिसीजन क्या है कि जो एमपीएस को 30-30 करोड़ रुपया दिया गया है, क्योंकि वो उसकी जो एडीपी की रिफ्लेक्शन है वो आपके डिपार्टमेंट में है, ठीक, उसमें से हमें ये पैसे दिए गए, क्या लोकल गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन है कि जो सेविंग है, एक तो पीएनडी की सर गाइडलाइन दैट इज फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, जिसमें स्पेशली सीएनडब्ल्यू पब्लिक हेल्थ बड़ी स्कीम्स है, उसके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइन है? जी बिल्कुल है। वो ये है कि सर ने बताया कि ये स्कीमें रिवाइज नहीं हो सकती। मतलब एक स्कीम आप 30 करोड़ की स्कीम है, वो आप बना रहे हैं 25 करोड़ के अंदर, 5 करोड़ बचत हो गई जी, तो उस 5 करोड़ को लगाने के लिए आपको रिवाइज करनी पड़ेगी ना स्कीम। अब तो अब गाइडलाइन में है कि रिवाइज ही नहीं हो सकती, तो फिर तो स्कीम वहीं के वहीं रह गई। रिवीजन क्या है? रिवीजन क्या है? ये दो रिवाइज में फर्क है यार। ई टेंडरिंग पे वो अंडरबिड हुआ है ना, अंडरबिड हुआ है, तो वो रिवाइज क्यों करेंगे? वो कह रहे हैं नहीं वो नहीं अब हम वहाँ पे अंडरबिड का मतलब ये है, एक सेकंड, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 किलोमीटर सड़क है, वो बननी है, वो सड़क जो है ना वो बननी है, ये स्कीम है, उसका एक एस्टीमेट बना, उन्होंने कहा जी कि इसके लिए हम 5 करोड़ रुपये रख रहे हैं, वो एडीपी में रिफ्लेक्ट हो गया। अब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर सड़क बननी है, वो टेंडर में चली जाती 4 करोड़ रुपये की, 1 करोड़ रुपये बचत हो गई। अब वो 1 करोड़ बचत हुई है, वो ज़बरदस्ती वहाँ तो नहीं लगना ना, लगना तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर ही है ना, पॉइंट सी उसमें ऐड नहीं हो सकता, वो रिवीजन में आ जाएगा, तो उसके अंदर स्कीम हो जाएगी। हाँ, उसका वो नई स्कीम आ जाएगी, या वो एक चीज रिवाइज हो जाएगी। पॉइंट ए टू पॉइंट बी 4 करोड़ में ही बनना है, क्योंकि टेंडर मैंने ले लिया या किसी ने ले लिया है, वो 4 करोड़ में बना रहा है, तो 1 करोड़ रुपया उसको किस काम का दिया जाएगा कि भाई तुम पॉइंट सी ऐड कर लो, वो रिवीजन है, वो नहीं हो सकता यार नई स्कीम बनेगी या रिवीजन नहीं, अब उनकी गाइडलाइन में तो रिवीजन की नहीं है। मिस्टर साहब मेरी अर्ज सुन लो, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी अर्ज है ये पंजाब पूरे लोगों की सेविंग अभी भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट में पड़ी है, जो आप कहते हैं ना कि उन्होंने 1 करोड़ का 80 लाख किया है ना, अगर ये बात होगी पड़ी हुई, मेरी अर्ज सुन लें, अगर उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में फिर आपके ये पब्लिक हेल्थ सबकी पब्लिक हेल्थ में सेविंग की वो भी मांग ली हमसे कि इसको हम रिवाइज़ कर देते हैं, और रिवाइज़ कौन करेगा? उसको डीसी ने किया, जिसने किया वो अथॉरिटी, उस रिवाइज़ पे ममनू है, उस चीज़ में रिवाइज़ बना है जो पहले हम करते थे, पहले जब हम एमपीए रहते थे, आप पिछली पोजीशन में थे ना, तो हम 4 करोड़ की स्कीम होती थी तो कमिश्नर से 20 करोड़ में करा देते थे, वो मना है कि इसमें आपको ख़जाने में बोझ पड़े, आपके बजट में वो पैसे मौजूद हैं, आपने उस बजट के उस पैसों को खर्चना है, उस खर्चने में जो चीज़ बच गई है उसको आप ना बचाएं। अब पीएनडी से बात करना, बाकी जो ठीक है। जैसे अगले पॉइंट पे चलते, मेरी गुजारिश ये सर, कुछ स्कीमें दी थी पिछली गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब, तो वो स्कीमें इनकम्प्लीट रह गई थी, केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई थी, वो अब आधी स्कीमें बनी हुई हैं, आधी नहीं बनी हुई, उनको कौन कंटिन्यू करेगा, क्या करेंगे? कोई उसका कुछ रोड्स दी थी सर पिछली गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, नकवी साहब ने भी हमसे कुछ पूछी थी स्कीमें उस वक्त, लोकल गवर्नमेंट में जो पैसे पड़े थे, अब वो स्कीमें आधी बनी हुई हैं, आधी नहीं बनी हुई। मैं उधर फॉर एग्जांपल एक स्कीम में मेरी एक रोड है, मैं उधर अपने जो इस गवर्नमेंट ने पैसे दिए लगाना चाह रहा था, वो कह रहा था दिस स्कीम इज़ ऑलरेडी 70 लाख रुपए इस पर लोकल गवर्नमेंट ने खर्च किया हुआ है, तो वो स्कीमें कंप्लीट होंगी कभी, या उसका क्या प्रोसीजर है सर? आपने अभी कहना 38 बिलियन है, 8 बिलियन हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, वो लाइबिलिटीज़ वाली स्कीम है ना, वो जिला काउंसिल की स्कीम। तो जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने कहा ना कि वो एक फैसला हो जाएगा कि जो रिमेनिंग फंड्स हैं वो अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो आप उससे करवा लीजिएगा अपनी मुकम्मल। मिनिस्टर साहब आपको गुजारिश है सर, मिनिस्टर साहब ये आपको गुजारिश है, हमारी स्कीमें फंसी हुई हैं, आधी आधी हुई हुई हैं ना, हम वो आगे एजेंडे से हट के बात है वो कर लेंगे, बात कर लेंगे, वो मेरा हाल एजेंडे पे रहेगा, ये एजेंडे का ही है सर, नहीं सर एजेंडे का नहीं है, नहीं जी एक आइटम रह गई सर, एक ये है दी नेक्स्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन और उनके इलीगल पोजेशन जो हैं वो प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करें। ये सर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें भी आप देखें ना, मतलब भावलपुर में टोटल नंबर जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये भावलपुर पूरा डिवीजन है और इसमें मल्टीपल लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इसमें एमसी भावलपुर भी है, एमसी हमारी अहमदपुर शर्किया भी होगी, बाकी पूरे डिवीजन की
तो टोटल प्रॉपर्टीज़ का तादाद है 11,674, जिनमें से जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिनसे कोई रेंट आता है वो 10,229 हैं, और इनमें से 232 हैं अंडर लिटिगेशन, यानी कोई ना कोई लिटिगेशन है, कोई उसका ऑक्यूपेंट कोर्ट में गया हुआ है। और इधर से जो करंटली रेंट आ रहा है वो तकरीबन 62 मिलियन है, और जो एक एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है कि अगर मार्केट वैल्यू पे इसका रेंट होता तो वो 82 मिलियन के करीब होना। इस तरह हमने ये सारा कैलकुलेट किया। अगर आप किसी एक उसका लोकल गवर्नमेंट का कहते हैं तो आप बता दें, हम उसको ओपन कर देते हैं। ये तो हमने डिवीजन वाइज कंपाइल किया, आगे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है। जी सर, दी है। आपको नहीं दिया, कभी दिया है मेरे को। ये होगा, ये होगा। मेरा ख्याल है कि मेन पॉइंट ये देखें कि 406 मिलियन बनता है जो कि इस वक्त है। इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो अगर हम मार्केट वैल्यू पे जाएं वो आलमोस्ट 975, मतलब उससे डबल से भी ज़्यादा बनता है। तो ये एक्चुअली इसके ऊपर काम भी चल रहा है, साथ साथ ये कर भी रहे हैं हम लोग। कोई चैलेंजेस भी हैं, लोग लिटिगेशन में जा रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें, लास्ट टाइम ये बताया था कि इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर ने रिसेंटली उनके रेंट बढ़ाए, और ये सारे के सारे लोग कोर्ट्स में चले गए। कोर्ट्स ने फिर ये हमें रेफ़र किए, और हमने पार्टीज़ को सुन के, कोर्ट ने ये कहा था कि ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनको सुने और उसके बाद उस पर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। अक्सर इंस्टेंसेस में हमने ये किया है कि हमने उनकी बात को सुन के तो डिस्ट्रिक्ट की जो रेंट असेसमेंट कमेटी है हेडेड बाय द डीसी, उसको ये रेफ़र कर दिया कि जी आप इसको देख लें दोबारा और आप रेंट को रीअसेस कर लें। जहाँ पे हमें मुनासिब लगा कि रेंट उन्होंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, वहाँ मैंने उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है। लेकिन जहाँ पे हमें लगा कि क्योंकि बहुत सारे केसेस में रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, कि अगर ठीक है, उनका भी लॉजिक एक लिहाज से गलत नहीं था कि जी एक प्रॉपर्टी है जो कि 2,000 रुपये रेंट दे रही है और सामने वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी उसी स्ट्रीट के अंदर 40,000 रुपये चढ़ी हुई है, तो उन्होंने उसका रेंट 40,000 कर दिया या 35,000 कर दिया। वो कहने को तो वो तकरीबन 400-500 गुना या 1000 गुना बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली वो मार्केट रेंट के करीब ही है। तो वो उसमें भी वो लोग कोर्ट में चले गए, और उसके बाद ये इनमें से अक्सर जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये लिटिगेशन में है, और ये हमारे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है जिस पे हम फिर पार्टियों को बुला के हियर करके फिर ऑर्डर पास करते हैं। अच्छा, एक वो आया था APC 3 से आया कोई? पर नहीं, अभी नहीं हो रहा। फिर चलें, ठीक है। में ये भी मैटर सेक्रेटरी साहब थे, ये भी आए हुए थे, उसमें हमने ये गुजारिश की थी सेक्रेटरी साहब को भी, मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं कि जो आपकी लीगल टीम है उसको कुछ सर वहाँ पे ज़िला काउंसिल में कोई अच्छे बंदे हायर करें, बिकॉज ये लिटिगेशन वो सही कह रहे हैं, वो बेचारे हमारे वहाँ पे लोकली आई थिंक वहाँ कैपेसिटी नहीं है, तो वो कोई अच्छी टीम हायर करें, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट से यही था सेक्रेटरी साहब। और तो PAC 3 उसने क्या अहमद नहीं, कोर्ट के अंदर तो फिर उसको प्रॉपर्ली फाइट करना पड़ता है, क्योंकि वो तो बंदा जो बैठा है ऑक्यूपेंट है उसका तो एक तरह से वो आप नहीं आया, मैं साहब भी वो तो इसको एक्सपर्ट करेगा जितना भी। एक और था सर, हमने कहा था कि एक्ट में उसका आई डोंट नो क्या था, वो मेरा ख्याल है पहुंचा नहीं अभी इधर तक भेजे वो। सर वो ये था कि इस तरह के मामलात को हल करने के लिए कोई प्रोविजन दे दी जाए कि हम इसको डिपार्टमेंटल लेवल पे या उस लोकल गवर्नमेंट लेवल पे हल कर सकें। लेकिन सर हम वो प्रोविजन अगर डाल भी दें तो कोर्ट में जाने का तो हक हर बंदे को है, उसको तो हम किसी भी लेजिस्लेशन के थ्रू रोक नहीं सकते। मैं अपना ये कहता है कोई और बात ये दोनों गवर्नमेंट है, ये इसको आप इसको कहें, मेरे साहब को कहें, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। सर दसो। नहीं भाई, मुझे फंड्स नहीं चाहिए मिनिस्टर साहब, मैंने फंड्स नहीं मांगे। मैं जो बात करने लगी हूँ कि हम लोग तीनों मतलब ख़वातीन जो हैं रिज़र्व सीट पे, हम लोग लोकल गवर्नमेंट की मेंबर्स हैं,
तो हम लोगों का मकसद सिर्फ ये मीटिंग्स अटेंड करना है, या हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने इलाकों में कोई रोल प्ले कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैसेज कन्वे किया जाए कि ये हमारी लोकल गवर्नमेंट की मेंबर्स हैं, इनकी जो भी मसाइल हैं इनके हल किए जाएँ। मेरा सिर्फ मकसद ये है बात करने का। मैं फंड्स नहीं मांग रही मिनिस्टर साहब। नहीं, मसाइल तो देखें जी, हमारी तरफ से तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो भी इलेक्टेड रेप्स हैं वो सब पब्लिक के मसाइल लेके आते हैं, उन सब के मसाइल हल होने चाहिए। तो वो स्पेसिफिक नहीं है कि फ़लाँ के किए जाए, फ़लाँ के ना किए जाएँ, ये सब के होने चाहिए। तो ये तो हमारी तरफ से बड़ा क्लियर डायरेक्शन है ऑलरेडी पूरे डिपार्टमेंट में। दोबारा से कह देते हैं कि ये तमाम इलेक्टेड रेप्स के जो मसाइल हैं, जो पब्लिक के मसाइल लेके आते हैं, उनको हल करेंगे। दोबारा कह देते हैं आप बता दें कौन सी अथॉरिटी पावर बता दें। आप मेंबर हैं, पावर आपके पास नहीं, आपको स्पेसिफिकली बताएं ना। जो मैं आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज कन्वे करेंगे जी, ये हम लोगों की मेंबर हैं, ये इनकी मीटिंग्स करवाएं यहाँ के सीओज के साथ प्रॉपर तरीके से। वो बाकी लोगों के साथ भी तो मीटिंग्स करवाते हैं ना, कम से कम मेंबर्स की तो होनी चाहिए ना। जो डीसीसी के मेंबर नहीं, अव्वल तो हमें उनमें नहीं डाला। ठीक है, कर लेते जी। मैं एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, वज़ीर साहब का, डिप्टी स्पीकर साहब का, गिलानी साहब का, और हमारे जो मौजूद मेंबर हैं। पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब नाल मैं नाराज़ आए, मेरा काम नहीं करते, लेट आए ने मेरे छोटे भाई ने। और महकमे का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सीओ साहब जो दोनों आए हैं, हमें बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात थी लेकिन वो काफ़ी मेरे हद तक तो मुझे दूर लगी हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें थी इसलिए आपकी वो ली हैं। बाकी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम यहाँ पे सीओ शेखुपुरा को जो है ना आप शो कॉज करें सेक्रेटरी साहब, और उसको ACS को न लिखें, इसको AC का लिखेंगे ये वहाँ इसको रिमूव करें या जो भी होता है मैक्सिमम लिखें। बाकी शेख साहब ने जो बात की थी वो भी वैलिड थी, उस पर आप गौर करें। और मैंने पहले दिन यही कहा था हम सब ने कि यहाँ पे हम एक पॉइंट पे हमें होना चाहिए। पेजेस तो बदल जाते हैं, पॉइंट नहीं बदलते। और पॉइंट ये हो गया हमने लोकल गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव लिया गया है और जो काम कर रहे हैं, जैसे ये LWMC का हो गया, इसमें हम कामयाब उस तरह ही होंगे जब हम सब टीम में इकट्ठे होंगे, एक होंगे और उसको हिम्मत कर करेंगे। बाकी जो कंप्लेंट्स होती हैं बहन आपको जो है आप वो रिटर्न इनको दे दीजिए, ठीक है। और बाकी मैसेज इन्होंने पहले कन्वे मिनिस्टर साहब ने किया है, मिनिस्टर साहब दोबारा कन्वे कर देंगे। हाँ, इलेक्टिव किया हुआ हमने, बल्कि उसमें किसी को ये नहीं किया, कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया है। मिनिस्टर साहब ने डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया कि इलेक्टिव सब। हाँ, लोकल गवर्नमेंट की कह रही थी, लोकल गवर्नमेंट की कह रहे हैं हम, तो लोकल गवर्नमेंट की कह रहे हैं इसकी बात हमने तो नहीं, हमने लोकल गवर्नमेंट को यही कहा है कि ये नहीं कि आप मेंबर पर के और भी खवातीन जाए ना, और भी कोई खवातीन मेंबर जाए तो उनको हाँ आप मुझसे मीटिंग करके इनसे कर लें, कोई है तो मसला। बाकी हमने तो ये कहा कोई भी खवातीन, ये नहीं कि यहाँ के मेंबर्स हैं, जहाँ भी हैं, हमारी अत्य इफ्तिकार है शेखुपुरा से, वो जारी मीटिंग्स में जारी होती हैं। चेयरमैन साहब एक गुजारिश है कि आप सेक्रेटरी साहब को कहें कि लिख दें इनकी फ्रॉम द कमेटी, लिख दें कि इनके साथ मीटिंग कर लेना एंड देन आस्क अबाउट इट। सेक्रेटरी साहब मौजूद है, लिख लें। अच्छा मिनिस्टर साहब खुद क्या कहते हैं? ये जैसे ये एजेंडा नहीं ना, ये फोरम नहीं है, ये फोरम नहीं है बात करने वाला ना, ये आप इस फोरम पे कम्युनिकेट कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर सबको। किसे चलिए बहुत सीओ तो ऐसी हिसाब का जी होएगा, दुआ नहीं होएगा। स्टाफ का